इतना एग्रेसिव सेक्स होता है जिसमें यूरेथ्रा भी फट जाती है। मैंने पेंसिल निकाला हुआ है, मैंने सेफ्टी पिन निकाला हुआ है, मैंने कॉपर का वायर निकाला हुआ है, मैंने नीडल जो आता है उसका जो कैप आता है वो यूरेथ्रा से निकाला हुआ है। क्या ही खतरनाक वाइल्ड फैंटेसीज रहती होगी लोगों की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। Let's start with the most common kidney problem. What is kidney stone? What should be the precautions? बियर पीने की जरूरत नहीं। पेशेंट है 7-8 mm के स्टोन के साथ डायग्नोज हुआ है, दोस्त को मिलने गया, अरे बियर पी ले निकल जाएगा, हाँ, ऐसा नहीं हो। ये एक पुड़िया है, तो आप ये ना पानी में डाल के पी जाओ, 2 दिन में आपका स्टोन ऐसे निकल जाएगा। जो पुड़ियों में कोई कंट्रोल नहीं है ना किसी ड्रग ऑफिसर का, उसमें कितना डाइक्लोफिनेक रखा है या कितना स्टेरॉइड दिया हुआ है, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हुए हैं जो ये सब खा के अल्टीमेटली किडनी फेलियर के साथ आता है। कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से स्टोन्स होते हैं क्या? व्हाट इज द प्रोस्टेट इश्यू इन मेल? टॉर्जन ऑफ टेस्टिस क्या होता है? ये जो सर्कमसिजन होता है इन मुस्लिम्स, वो रिलीजियसली करना होता है। जिनको रिलीजियसली सर्कमसिजन नहीं हुआ है बचपन में, उनको भी करने की जरूरत पड़ती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। पॉर्न से कितना रिलेटेड है? पॉर्न एक ग्लोरीफाइड चीज है। जब यंग लड़के ये देखेंगे तो वहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशन सबसे पहले आता है कि हमको भी ये परफॉर्म करना है, जो शायद पॉसिबल नहीं है। उन सब चीज़ों के साथ में आप फिजिकल रिलेशन या सेक्स बनाने जाओगे तो आप ऑलरेडी एक मेंटल प्रेशर के साथ में वहाँ पे एंटर हो रहे हो। इन सब चीज़ों की वजह से वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। नमस्कार, अनफिल्टर्ड फैक्ट्स विद डॉक्टर रवि प्रजापति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, उससे जुड़े मिथ्स की, और मेल सेक्सुअल हेल्थ जिसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता है। सो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दुष्यंत पवार, जो कि खुद एक यूरोसर्जन है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर दुष्यंत पवार। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल फाइन। पहले ही सेंटेंस में आपने एक धमाका कर दिया, यूरोसर्जन बोल के। लोगों में एक बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन होता है कि ये यूरोसर्जन कौन है, यूरोलॉजिस्ट कौन है, या नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है। राइट, तो ये यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। यस, बेसिकली डिफरेंस होता है। जैसे गैस्ट्रो सर्जन होता है या गैस्ट्रो फिजिशियन हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट हुआ या कार्डियक सर्जन हुआ। हमारी अकेली ऐसी ब्रांच है जिसमें सर्जन को यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है और फिजिशियन को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अच्छा, तो बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट आर किडनी फिजिशियंस ओके, एंड यूरोलॉजिस्ट आर सर्जन्स ऑफ किडनी। किडनी, यूरिन को रिलेटेड, मतलब स्टोन हुआ, प्रोस्टेट हुआ, यूरिनरी सिस्टम में स्टार्टिंग फ्रॉम द किडनी टिल पेनिस टेस्टिस, वहाँ पे कोई कैंसर हुआ। फीमेल में यूरोलॉजी में अलग इश्यूज होते हैं, जैसे यूरिन लीक हो जाना, यूटीआईज होना। बच्चों में पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में प्रॉब्लम होता है। एक सब डिवीजन होता है एंड्रोलॉजी, जो आपने लास्ट में बोला, मेल सेक्सुअल हेल्थ। राइट, अपने सोशल स्टिग्मा है, लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ट्रू, कोई उसके बारे में अगर सफ़र कर भी रहा है तो भी बाहर निकल के नहीं बोलेगा। ट्रू, किसी को बोलेगा तो सबसे पहले मजाक उड़ाया जाएगा। वेरी ट्रू। गूगल किया, गूगल ने 4 चीज़ बता दी। हाँ, दोस्तों के पास गए, यार मुझे ये दोस्त सेक्सुअल तो हंसेंगे। सबसे पहले हंसेंगे, राइट, और दोस्त बताएगा क्या? हाँ, जो गूगल ने बोला वही बताएगा। तो कंफ्यूजन वहां से स्टार्ट होता है। राइट, दिखाना किसको है, किसको जाके मिले इस चीज को लेके। ट्रू, तो वहां से स्टार्ट होता है एंड्रोलॉजी, वाओ, जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हैं सेक्सोलॉजी। बेसिकली वो होते हैं यूरोलॉजी। तो ये एक्चुअली मेरे लिए भी नया था। अच्छा। सो दुष्यंत भाई, देखो मैं दुष्यंत भाई बोलूंगा क्योंकि एमबीबीएस के टाइम से आपको दुष्यंत भाई बोल रहा हूँ मैं, आप मेरे सीनियर रहे हो। सो हमारा फॉर्मेट ऐसा है टॉक का, हाँ, कि हम विल स्टार्ट विथ योर अर्ली चाइल्डहुड या फिर अर्ली एज, कि वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कैसे आपको ऐसा एक थॉट भी आया है, कोई इंस्पिरेशन मिला कि मुझे डॉक्टर बनना है, देन योर जर्नी ऑफ एमबीबीएस, देन पीजी, देन सुपर स्पेशलिटी। ओके। सो प्लीज। डीसा एक छोटा सा टाउन है नॉर्थ गुजरात में, बनासकांठा में। वहाँ पे मैं पैदा हुआ था, जिसके आलू फेमस है। हाँ जी, हाँ, आलू नगरी भी बोलते हैं उसको। राइट, हाँ, मेरे फादर एक टीचर थे, और जब मैं 6 या 5 साल का था तब मेरे फादर को सीवी स्ट्रोक हुआ था, राइट, और उनका राइट साइड में पूरा पैरालिसिस हुआ था। उस टाइम पे उनको डीसा से अहमदाबाद लेके आए थे, और अहमदाबाद में 10, 12, 15 दिन में उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। वो वापस घर कुछ वीकनेस के साथ
चल के जा सके थे। तो उस टाइम पे ये जो एक मेडिकल हिस्ट्री मेरे घर में थी, तो मेरे फादर ने सबसे पहले ड्रीम ये सोचा था कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। राइट उस ड्रीम को फिर हमने परस्यू किया। राइट आगे जाके पता नहीं कौन सा टैलेंट स्कूल में देखा था कि हम 3 लड़के थे सेंट जेवियर्स डीसा में, जिस लोगों को 8th स्टैंडर्ड से डॉक्टर बोलना स्टार्ट किया था। वाओ और आपको जान के खुशी होगी कि वो तीनों लड़के बीजे मेडिकल कॉलेज से MBBS किए थे। क्या बात है। तो 8th स्टैंडर्ड पे शायद हमारे जो बोलते हैं ना कि बच्चों का जो फर्स्ट टैलेंट होता है वो स्कूल में पता चलता है। वेरी ट्रू। तो 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों को ऐसे रिकग्नाइज किया था कि नहीं तुम आगे जाके डॉक्टर्स बनोगे। और जिस टाइम में मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया, अब मानोगे मुझे गुजरात में कितने मेडिकल कॉलेज है नहीं पता था, क्योंकि मेरे कजिन्स थे जिन्होंने BJMC में एडमिशन लिया था और सब हॉस्टल में B ब्लॉक में रहते थे। राइट अपना अपना ब्लॉक। हाँ, तो सबका ऐसा ही था, मेरा भी वैसा था। BJMC में एडमिशन लेना है, B ब्लॉक में जाना है। तो जब मैं प्रैक्टिकली मेडिकल की तैयारी कर रहा था, 12th स्टैंडर्ड मैंने पास कर रहा था, तब मुझे सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस पता थे, BJMC, NHL मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ तो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज। राइट उसके अलावा गुजरात में कितने मेडिकल कॉलेज थे, अगर एडमिशन नहीं हुआ और इंजीनियरिंग लेना पड़ा तो इंजीनियरिंग में अलग अलग कितनी ब्रांचेस होती है, राइट कहाँ पे जाके एडमिशन लेना है, कुछ नहीं पता था। और आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ पे मैं रेंट पे रह के मैंने 11th 12th पास किया था, उस रूम के बाहर मैंने B ब्लॉक लिखा हुआ था। क्या बात है। तो सपना था मैनिफेस्टेशन जो अभी की टर्म है। यस, विजुअलाइजेशन बोलो या सबकॉन्शियस थिंकिंग बोलो, यस कि जो भी सोचोगे वो सब होने वाला है। और शायद टारगेट ही इतना क्लियर था कि यहाँ जाना है, ये करना है। मतलब बुलजाई ही ऑप्शन था, भूल आई। कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। राइट फाइनली BJMC में एडमिशन हुआ। BJMC में एडमिशन लेने के बाद जो एक स्प्रिंग फेनोमेनन सब बोलता है हाँ कि वहाँ पे स्कॉलर थे, रैंकर थे, अब मेडिकल कॉलेज में आए हैं, राइट थोड़ा मस्ती तो करना पड़ेगा। डेफिनेटली MBBS होता ही इसी के लिए। हॉस्टल में रहना, लेक्चर अटेंड ना करना, शांति से हॉस्टल में रहो, लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ाई करो, एग्जाम्स क्लियर कर दो। उसके बाद में जब फाइनल MBBS क्लियर किया, तब एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि तुम उस ब्रांच में हो जहाँ पे हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, नहीं है। वेरी ट्रू। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इस ब्रांच में कुछ अचीव करना है या अपना नाम करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे डॉक्टर बनने के बाद ही वो सारे सपने पूरे होंगे। ट्रू। तो वहाँ से मोटिवेशन मिला। पहली बार में एडमिशन नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट हुए, फिर प्रिपरेशन किया। पहली बार में कुछ ब्रांचेस मिल रहे थे, बट भाई अल्फा मेल ईगो, करेंगे तो सर्जरी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हर लड़के में शायद उस टाइम पे यही होता था, मुझे ऑर्थो ही करना है। हाँ वो हॉस्टल में चढ़ाते हैं ना सब कि ये लौंडा है, ये लौंडे बनेंगे सर्जन। हाँ जी, आपने वो सपना पूरा किया, हमारा नहीं हो पाया। राइट। तो उस टाइम पे ऑर्थो में एडमिशन नहीं मिला तो जनरल सर्जरी किया। और जनरल सर्जरी मैं करने के लिए NHL में गया था, VS में। जिस टाइम पे मैंने B ब्लॉक छोड़ा था, तो मैं एक प्रॉमिस अपने आप से करके निकला था कि भले मैं सर्जरी करने के लिए VS जा रहा हूँ या NHL जा रहा हूँ, MCH करने तो मैं वापस से आऊँगा। राइट। तो वो मेरा सपना हुआ था यूरोलॉजी में, फिर राइट। कि मैंने फाइनली BJMC से अपना यूरोलॉजी ख़त्म किया। राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूरो, यूरो और गैस्ट्रो, हाँ, ये दिस फ्यू ब्रांचेस आर अमंग्स द टॉप नो फॉर MCHs। गैस्ट्रो सबसे पहले आता है। मतलब उसका रीज़न ये है कि ब्रांचेस या उसके सीट्स बहुत कम अवेलेबल थी, तो गैस्ट्रो सबसे पहले लोग प्रेफर करते थे। उसके बाद यूरो, न्यूरो, ऑन्को, वो सब साथ में चलता है। बट बेसिकली ब्रांच सिलेक्शन खुद के ऊपर होता है। कोई ऊपर, दैट वाज अ पर्सनल इंटरेस्ट। यस, कोई ब्रांच ऊपर है, कोई ब्रांच नीचे है, ऐसा नहीं था। और वो जो मैंने भी बोला, ऑर्थो में एडमिशन नहीं मिला था, यूरो में एडमिशन मिलने के बाद मुझे लगा कि वो जो सपना आधा अधूरा रह गया था वो पूरा हुआ है। कैसे? हम भी IIT के साथ खेलते हैं, रेड एप्रिल हम भी पहनते हैं डेफिनेटली। हाँ जी, राइट। रेडिएशन एक्सपोजर हम भी लेते हैं 100%। तो वो एक जो
ऑर्थो रेजिडेंट लेड एप्रन पहन के जो सिविल में घूमता है और वो एक जो एटीट्यूड के साथ रौला होता है ना, रोला, दैट इज द राइट वर्ड। राइट वो फाइनली फिर यूरो में आके खत्म हुआ। राइट। हाँ जी, तो ये एक्चुअल अल्फा मेल जर्नी है ये, यस। डेफिनेटली। मैं एक टाइम था जब मैं डीएनबी के लिए प्रिपेयर कर रहा था और डीएनबी का एग्जाम था, डीएनबी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जनरली आपको पता होगा कि डीएनबी में एडमिशन लेना थोड़ा इजी होता है। मेरे रूम पे किडनी का फिगर बनाया हुआ था और उसके नीचे सिविल यूरो लिखा हुआ था। वाह। तो जो रूम पे आते थे वो पूछते थे तू प्रिपेयर कर रहा है डीएनबी के लिए, एमसीएच का एग्जाम है शायद और 1 साल बाद, और तूने सिविल यूरो क्यों लिखा हुआ है? शायद उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं था, बट मैं अंदर से तो ऐसे ही बोलता था यार जाना तो सिविल है, ऐसा कुछ हो जाए कि डीएनबी में एडमिशन ना हो। ट्रू स्टोरी ऑफ मैनिफेस्टेशन। यस, राइट। आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग। आप जो सोचोगे, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जिसके आप सपने देखोगे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल ना हो पाए वैसा पॉसिबल नहीं है। आपकी ना एक कॉलेज के टाइम पे एक ट्रिप आपकी बहुत चर्चा में रहती थी ऐसे कि आप अकेले बाइक लेके आई गेस कश्मीर पूरा घूम के यस, फिर आप आए थे वापस, एंड सोलो राइड। अरे वो एक्चुअली वो मैंने जब मेरा फाइनल हुआ कि मुझे सर्जरी में एडमिशन हो जाएगा, तो मेरा अपने आप को गिफ्ट था। राइट। सोलो जाना नहीं चाहता था, ऑप्शन नहीं था। इसके पीछे की और एक स्टोरी बताओ जो आपको नहीं पता है। मैं घर पे ये बोल के गया था कि मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, जो आइडियली नहीं था, क्योंकि नॉर्मली कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं करेगा, एमबीबीएस के बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे आप बाइक लेके। रहेगा 100% टेंशन। हाँ जी, इसलिए तो घर पे झूठ बोल के गए थे कि ग्रुप के साथ जा रहे हैं। वापस आके उन्होंने बोला कि कैमरे में फोटोज तो सिर्फ तुम्हारी है। तो ऐसा था कि ग्रुप में सब किसी के अपने अपने कैमरे थे। सबने अपनी अपनी फोटोज मैंने मेरी ली। ये सब आपकी stories थी। वो बाबा जी वाली स्टोरी भी मैंने बहुत सुनी है, और वैसे आपकी स्टोरीज तो बहुत सारी है, वो सारी अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो शायद ये रात निकल जाएगी। राइडिंग पैशन है, पैशन था। हाँ, प्रैक्टिस के साथ में उतना टाइम नहीं। यू स्टिल राइड्स ना? आई राइड ऑन संडे। संडे को, संडे ही शायद वो दिन होता है जो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में उठता हूँ। सो आई थिंक दैट इज योर मेडिटेशन। यस, जितनी भी दिमाग में थॉट्स होते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो बाइक के वो ढुक ढुक के आवाज के साथ ही सब चला जाता है, एक पीस आ जाता है। यस यस डेफिनेटली। तो आपका राइडर्स ग्रुप भी है क्या ऐसे? राइडर्स ग्रुप है। यू जनरली राइड सोलो? सोलो ऑप्शन नहीं है ऐसा है। नॉर्मली कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि सोलो राइड करना प्रेफर करेगा, उसको भी होगा कि यार दो साथ में हो तो अच्छा है। पर आपने देखा होगा जनरली जब मेडिकल में वैकेशन होता है या छुट्टियां होती है, बाकी सब काम करते हैं, बाकी सबका काम होता है, बाकी सबका वैकेशन नहीं होता है। हाँ। और हम उतने पागल तो थे कि डिसाइड किया है कि करना है तो करना है फिर तो फिर कंपनी नहीं मिला तो चलेगा, इसलिए सोलो निकल जाते थे। राइट सोलो जाने का ऐसा कभी दिल नहीं होता था। राइट। फिर सोलो में हाई पासेस पे लद्दाख में घूम रहे हो, एक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है, ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, तब परेशानी होती है। और अब जनरली ऐसा होता है कि अब मैं सोलो प्रीफर नहीं करता। हाँ, अभी रिट्रोस्पेक्टिवली सोचेंगे ना तो ऐसा लगेगा दैट वाज मैडनेस, पागलपन। अब शायद उतना अब हो पाए ना हो पाए। सो सी हम यहाँ इस टॉक में व्हाट इज आवर मोटिव? आवर मोटिव इज टू एजुकेट पीपल। यस, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि किस चीज़ के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, कहाँ जाना है। एवरीवन गूगल इट या फिर किसी से सुन लेते हैं और वो फॉलो करते हैं। सो हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना कॉमन लोगों को समझ में आए, उस लैंग्वेज में बात करें। मेडिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी कम रखे, जहाँ जरूरत है वहाँ तो हमें बोलनी ही पड़ेगी, बट विल ट्राई टू keep it simple, right? So let's start with the most common kidney problem जो हमारे इस एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, भोपाल एरिया में, अहमदाबाद के बहुत ही ज़्यादा TDS है हमारा। तो जो किडनी में स्टोन होता है, किडनी स्टोन, पथरी, जो गुजराती में पथरी बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, लेकिन पथरी बोलते होंगे आई गेस। तो जो किडनी स्टोन है, तो प्लीज किडनी स्टोन पे थोड़ा ब्रीफ में आप एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज किडनी स्टोन। बेसिकली आप अगर देखोगे तो जो सर्जिकल इमरजेंसी होती है उसमें जो मैक्सिमम पेशेंट जाते हैं
विथ एब्डोमिनल पेन, पेट में दुखावे के साथ, तो उसके 50% पेशेंट स्टोन के ही होते हैं। राइट। स्टोन क्यों बनता है, तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि कौन सा मिनरल है, कौन सा क्रिस्टल्स है जिससे वो स्टोन बन रहा है, आपका पानी का इनटेक कैसा है, आप हार्ड वाटर पी रहे हो, सॉफ्ट वाटर पी रहे हो, कई बार एनाटॉमिकल वेरिएशन होता है किडनी में जिसकी वजह से भी ये स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। राइट। बट मोटा मोटा बोलूँ तो पानी का इनटेक कम होना, राइट। एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेना, राइट। एक्सरसाइज ना करना, राइट। सॉल्ट इनटेक ज़्यादा होना, सॉल्ट इंटेक ज्यादा होना है। यस, हायर सोडियम इनटेक कैन क्रिएट किडनी स्टोन्स। Right. इन सब चीज़ों की वजह से किडनी स्टोन होते हैं। और आप देखोगे तो किडनी बेल्ट बोलते हैं इसको, जैसे आप राजस्थान का एरिया देखो, हाँ, या अपने यहाँ गुजरात से में, नॉर्थ गुजरात से लेके नॉर्थ गुजरात से ड्यू लेकर टू फ्लोराइड कंटेंट एंड एवरीथिंग, हाँ राइट? जी, तो इन सब चीज़ों में किडनी स्टोन बनना नॉर्मल है। हाँ जी। राइट। और किडनी स्टोन के बारे में ये बोला जाता है कि वो जो एक स्पास्मोडिक पेन होता है किडनी का, गुजराती में बोलते हैं कि सुवा वडना दुखावा जो है दुखावा है, राइट। सो दैट इज जस्ट नेक्स्ट टू लेबर पेन, उतना सिवियर होता है राइट। कि बंदा शांति से एक जगह पे बैठ भी नहीं हाँ, पाता मुझे है। हुआ था एक बार, मैं पेशेंट Terrible, देख रहा था ओपीडी में, वॉमिट हुआ मुझे, यस एंड देन अ सीवियर स्पाज्म इन माय बैक। यस 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 यस। तो समझ में ही नहीं आया, 5-10 मिनट तो हालत खराब हो गई। वो तो मैं हॉस्पिटल में था, इंजेक्शन लेते ना, वो क्या साइकिल डायनापार, डायनापार एंड कुछ स्पाज्म को रिलीफ, साइक्लोपाम या तो वो दोनों लिए। उसके बाद 15 मिनट के बाद वो थोड़ा कम हुआ, एंड दैट वाज वेरी हॉरिबल टाइम तो एक्चुअली। वो वॉमिटिंग क्यों हुआ? हाँ, बस वही जानना है मुझे। बेसिकली वो स्पाज्म होता है। स्पाज्म मतलब जो स्टोन यूरेटर में कहीं पे आके फंसा हुआ है, तो बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म या स्पाज्म क्रिएट करती है उस स्टोन को आगे धक्का मारने के लिए। अच्छा, अब वो जो स्पाज्म बनेगा वो सिर्फ यूरेटर के अंदर तो होगा नहीं, बॉडी वाज ट्राइंग टू सेल्फ ट्रीट। यस, उसको धक्का मार के उसको बॉडी में से बाहर निकालने के लिए। तो दैट कॉजेज नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन। अगर कहीं पे फ्रिक्शन हुआ तो यूरिन में ब्लड आना, इन्फेक्शन होने के बाद फीवर आना, यूरिन में जलन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं किडनी स्टोन के। और नॉर्मली एक चीज़ ये भी होती है कि जो किडनी आप देखोगे तो एनाटॉमी की दृष्टि से जैसे एक बड़ा सा घर है, उसमें छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, वैसे कैलिक्स बने हुए हैं। अगर कोई छोटा सा स्टोन किसी एक रूम में बैठा हुआ है या किसी कैलिक्स में बैठा हुआ है, वो इतना परेशान नहीं करता है। परेशान कब करेगा? जब वो रूम से बाहर निकल के मेन गेट पे आ गया, राइट। तो आते जाते लोगों को Disturb परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा। हाँ। वो पेल्विस में आ गया, वो यूरेटर में आ गया, या उसका साइज इतना बड़ा है कि वो किडनी में से जो यूरिन जनरेट हो रहा है उसको पास होने में प्रॉब्लम कर रहा है, तब वो सीवियर पेन करना चालू करेगा। राइट। तो बेसिकली ये सारे सिम्टम्स के साथ में पेशेंट प्रेजेंट होता है। एक थॉट ये भी होता है, कई बार पेशेंट आके बोलता है कि सर मुझे तो कभी पेन हुआ ही नहीं है। जब सोनोग्राफी करवाओगे तो पता चलेगा कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का बड़ा सा स्टोन बन चुका है। 4 सेंटीमीटर, Yes, 40 मिलीमीटर। हाईएस्ट स्टोन जो मैंने ऑपरेट किया था जो 65 mm, 6.5 सेंटीमीटर का। ओह, तो मतलब बेसिकली वो स्टोन नहीं है, वो किडनी का जितना भी अंदर एनाटॉमी है हर जगह पे स्टैगन स्टोन बोलते हैं उसको, राइट। वहां पे घुसा हुआ है। तो ये जब स्टोन पेन नहीं कर रहे तो एक्चुअली दैट इज वरीजम कि पेन होगा, तो उस पेन के साथ जैसे आपने बोला सीवियर पेन होता है, राइट। उस कंडीशन में पेशेंट बैठ नहीं पाएगा, ही विल रश टू हॉस्पिटल, वहां जाके वो डायग्नोज करवाएगा, ट्रीटमेंट करवाएगा। ये जो साइलेंट स्टोन होते हैं वो डायग्नोज होते नहीं है, वो किडनी को खत्म कर देते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा पेशेंट को कि ऐसा कुछ है उनको? उस पे ये जो ट्रिपल फॉस्फेट या जो स्टैगन स्टोन होते हैं वो इन्फेक्टेड यूरिन में होता है। तो उन पेशेंट को जनरली रिकरेंट यूटीआई होना, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन में पस आना, इन सब चीजों की वजह से वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, हाँ जी, देन यू नीड टू एवेल्युएट, आपको ऐसा सोनोग्राफी करा लो पहले। हाँ जी, राइट। कि नॉर्मली लोग सोचते हैं हाँ हल्का सा यूरिन का इन्फेक्शन ही तो है, एंटीबायोटिक लेंगे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर रिकरेंटली आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो दिखाओ, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराओ, डायग्नोसिस करवाओ, सोनोग्राफी करवाओ। स्टोन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बैक में पेन हो रहा है तो ही स्टोन होगा। साइलेंट स्टोन आर ऑल्सो पॉसिबल। राइट। हाँ जी, और फिर वो कंडीशन क्रिएट हो गई 4 सेंटीमीटर का स्टोन है और किडनी खत्म होने पे आ रही है, किडनी का फंक्शन पूरा खत्म हो रहा है, राइट। उससे पहले उसको डायग्नोस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी किडनी बच जाएगी, ऑब्वियसली। राइट। हाँ जी। तो अभी स्टोन हुआ है, स्टोन
एक तो ये साइंस, ये सिम्टम्स हो गए, साइंस हो गए। हाँ जी। अभी उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? जैसे हम तो ना किसी को भी, जैसे मेरा ही मैं आपको केस बताता हूँ, मुझे स्टोन हुआ, हाँ जी। मैं घर आया, मतलब बहुत पेन हुआ, स्टोन पेन हुआ, वॉमिट भी हुआ, इंजेक्शन लिया, अपने हॉस्पिटल में था। हाँ जी। फिर हमारे एक जानकार डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब फ्लश थेरापी ले लो ऐसे करके। वो भी डॉक्टर ही है वैसे, बट ही इज़ नॉट यूरोलॉजिस्ट। तो उन्होंने बोला कि अरे फ्लश थेरापी ले लो, ठीक हो जाएगा। तो हम एक बात करेंगे फ्लश थेरापी पे, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। दूसरा ये पॉइंट है कि फिर आई केम होम, तो हमारे रिलेटिव है, तो उनसे मिला, क्योंकि वी स्टे नियर बाय। तो उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि अरे डॉक्टर साहब एक काम करो, ये एक पुड़िया है जो मुझे, क्योंकि हमारे घर में स्टोन पेन होता रहता है, तो आप ये ना पानी में डाल के पी जाओ, 2 दिन में आपका स्टोन ऐसे निकल जाएगा। बढ़िया। तो ये 2 चीज़ों पे मुझे बात करनी है। पहले देखो, एक चीज़ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है हर स्टोन जो डायग्नोस हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करना ही करना है। जैसे मैंने अभी बोला, किसी कैलिक्स में 4-5 mm का स्टोन पड़ा हुआ है जो किडनी में कहीं पे नुकसान नहीं कर रहा है, आपको सिम्टम नहीं दे रहा है, राइट। तो उसका आप इमरजेंसी में अर्जेंटली ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो चलेगा। बट क्या करना है, तो आपको रेगुलरली एटलीस्ट 6 महीने पे सोनोग्राफी करवा के ये तो चेक करना है कि वो 4 mm का स्टोन 6 mm का हुआ कि नहीं, कि वो कैलिक्स में पड़ा था वो और कहीं तो आया कि नहीं आया। दैट इज़ वन थिंग, कि अगर आप स्टोन डायग्नोस हुआ है तो उसे भूल मत जाओ, रेगुलर चेकअप करवाते रहो। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, स्टोन डायग्नोस हुआ, यूरेटर के अंदर आया कि भाई 3 mm, 4 mm, 5 mm का स्टोन है, तो हम उसको कंजर्वेटिवली, मतलब कुछ दवाइयों के साथ में उसको स्टोन एक्सपल्जन करवा सकते हैं, मतलब वो नॉर्मली यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। वो पिघलता है क्या? ऐसा मैंने सुना कि वो उसका साइज श्रिंक होगा, कम होगा, आप ये ले लो, ये ले लो, ऐसे कुछ नहीं। यूरिक एसिड स्टोन है वो कुछ दवाइयों से साइज में कम होते हैं। राइट। कैल्शियम का स्टोन कभी भी आप पानी पियोगे या ये आपने जो बोला पुड़िया ले लेंगे उससे कम नहीं होगा। अरे सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन हम कैल्शियम स्टोन पे बात करेंगे। जी जी जी। तो मैं नॉर्मली पेशेंट को यही बोलता हूँ कि स्टोन के लिए 2 चीज़ होती है, या तो निकलता है या निकालना पड़ता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 6 mm का स्टोन है, आपने पानी पिया और बहुत सारी दवाई ली तो 6 mm का 4 mm हो जाएगा। वो आप रेगुलरली चेक करवाओगे तो 6 mm का 8 mm ही होने वाला है। राइट। और दूसरा, नॉर्मली हर बार हम कोई सिटी स्कैन करवा के उसकी साइज कंफर्म नहीं करने वाले। राइट। सोनोग्राफी में थोड़ा साइज वेरिएशन भी होता है, सब्जेक्टिव वेरिएशन। सब्जेक्टिव। आपने किया आपको 6 mm लगा, मैंने किया मुझे 4 mm या 5 mm लगा। तो पहली बात कि हर स्टोन की ट्रीटमेंट करनी जरूरी नहीं है। जिस स्टोन की वजह से कंटिन्यूअसली पेन हो रहा है, किडनी में सूजन आ रही है, जो बार बार इन्फेक्शन कर रहा है, उस स्टोन को 101% ट्रीट करना चाहिए। राइट। तो सिंपल क्राइटेरिया ये, कैलाइशियल स्टोन है, लेस 7-8 mm का है, यू कैन वेट। यूरेटर के अंदर आ गया, अब यूरेटर का साइज कितना होता है? 2 से 4 mm। राइट। अब 2 से 4 mm की जो नली है उसके अंदर 8 mm का स्टोन आके पड़ा हुआ है, वो तो पास ही नहीं होगा ना। नहीं होगा। राइट। इसका भी एक आंसर है, 2 डायमेंशन में मैटर नहीं करता है, 3 डायमेंशन मैटर करता है। एक स्टोन है बुलेट साइज, बुलेट जैसा, ऐसे 8 mm का है, बट 2 बाकी के तो डायमेंशन आप चेक करोगे तो वो 2-2 mm के, 8 into 2 into 2, दैट स्टोन विल पास। राइट। और एक स्टोन है जो 7 mm का है या 6 mm का है, पर उसका तुम 3 डायमेंशन में अगर साइज चेक करोगे सर्कमफरेंशियल तो 6 into 6 into 6 है, राइट। बॉल जैसा। तो वो स्टोन पास होने के चांसेस नहीं है। वैसे भी यूरोटर में 3 जगह पे नैरोइंग होती है। अब वो नैरोइंग वो क्रॉस करेगा या वो अपनी जगह से माइग्रेट हो रहा है। आपने फर्स्ट सोनोग्राफी करवाई वो अपर यूरेटर में था, आपने 10 दिन के बाद सेकंड सोनोग्राफी करवाई वो माइग्रेट होके मिड यूरेटर में आ रहा है, सो यू कैन वेट। राइट। पर अगर वो अपनी ही जगह पे वहीं पे स्टक हुआ है, पाइप है, पाइप में स्टोन है, स्टोन है, इन्फ्लामेशन करेगा, सूजन आएगा तो उसका सर्कमफ्रेंस और कम होने वाला है। राइट। तो उसके जो पास होने के चांसेस है वो और कम होने वाला है। तो ये सब चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें इसमें मैटर करती है, किसी एक चीज़ पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। बट इन शॉर्ट में बोलूँ तो यूरेटर में अगर 5 mm या 6 mm का स्टोन है तो आप उसको दवाइयों से निकाल सकते हैं, बट उसको बोलते हैं ओरल फ्लश थेरापी। ओरल फ्लश थेरापी, आईवी फ्लश थेरापी नहीं। आईवी फ्लश थेरापी क्या होती है? आप एडमिट हुए, 1 लीटर का पॉइंट स्टार्ट किया, जल्दी दे दो, सीधा गया सिस्टम के अंदर, फिर दे दिया लैसिक्स का इंजेक्शन, वो और यूरिन बनाएगा।
एक स्टोन है स्टक हुआ है जो ऑलरेडी यूरिन पास करने में दिक्कत हो रहा है, उसमें आपने और आईवी फ्लूइड दिया, उसमें और लेसिक्स का इंजेक्शन लगाया, अब किडनी के बारे में सोचो। राइट। फिर होता है किडनी का परफोरेशन। जो परेशान है उसको और परेशान कर रहे हो आप। ओरल फ्लश में क्या होगा, मैंने आपको एडवाइस दिया कि आपको 5 लीटर पानी पीना है, आप पूरे दिन में धीरे धीरे करके उसको पियोगे। उसके साथ में अगर आपने ज़्यादा पानी पिया, स्पाज्म होया, तो वो बाहर निकल जाएगा, फिर वॉमिट हो जाएगा। तो बेसिकली आप अपनी किडनी को एंडेंजर नहीं कर रहे हो। आईवी फ्लश किडनी को और डैमेज कर सकता है। राइट। तो ये सारे आइडियली आपको अवॉइड करना चाहिए। आईवी फ्लश नहीं करना चाहिए, ओरल फ्लश आप दो। जो डायूरेटिक इंजेक्शन लगता है उसकी जगह पे टैबलेट दो। अल्फा ब्लॉकर नाम की एक दवाई है जो लोअर यूरेटर में काम करती है, उसको ओपन अप करती है, राइट। तो पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। लो डोज में स्टेरॉइड देते हैं ताकि वो इन्फ्लामेशन कम करता है, इन्फ्लामेशन कम होगा, स्टोन पास होने के चांसेस बढ़ेंगे। राइट। ये सारी चीज़ें बात कर ली। दूसरा आपने बोला पुड़िया के बारे में। हाँ, वो क्या होता है? पुड़िया क्या होती है? पुड़िया वो तो किसको नहीं पता वैसे क्या पुड़िया होती है। कोई कंटेंट ऊपर लिखा नहीं हुआ। हाँ। आप चेक करोगे तो इसमें स्टेरॉइड भी निकलेगा, आप चेक करोगे तो इसमें डाइक्लोफिनेक भी निकलेगा। हो सकता है, ट्रू। जो पुड़ियों में कोई कंट्रोल नहीं है ना किसी ड्रग ऑफिसर का, उसमें कितना डाइक्लोफिनेक रखा है या कितना स्टेरॉइड दिया हुआ है, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हुए हैं जो ये सब खा के अल्टीमेटली किडनी फेलियर के साथ आता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं किसी एलोपैथी के अलावा और किसी साइंस के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर मुझे एज अ सर्जन इतना समझ में आता है कि जो चीज़ स्टक हो चुकी है, जो दवाइयों से नहीं निकलनी है, उस पर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को तो आप कैसे फिर, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने ऊपर से और इसके लिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग सर्जरी करते हैं, एंडोस्कोपिकली यूरिनरी सिस्टम के अंदर एंटर हुआ है, स्टोन हमारे सामने पड़ा हुआ है, AK-47 जैसा एक न्यूमेटिक होता है जिससे हम उसको टक टक करके तोड़ते हैं, या हम लोग लेजर यूज करते हैं। राइट। ये सब चीज़ें यूज करने के बाद भी कभी 10 mm के स्टोन को फ्रेगमेंट करने में 15-20 मिनट या 30 मिनट लगते हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि आपने बाहर से दवाई दी और स्टोन फ्रेगमेंट हो गया? राइट। वो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल। मैं साइंटिफिकली उस चीज़ को नहीं मानता कि आपने ओरली कोई दवाई ली और 10 mm का स्टोन बॉडी के अंदर ही टुकड़े होके 5-5 mm का 2 बन गया या 6 mm 4 mm का बन गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। राइट प्लेस पे जब लग रहा है कि अब दिक्कतें ज़्यादा हो रही है तो बेटर ऑपरेट करवाना चाहिए, ना कि बाकी सारी चीज़ों में घुसना चाहिए। अभी एक वायरल रील बहुत, अरे वो तो मैंने ही भेजा था आपको इंस्टाग्राम पे। वो देखा ना आपने, वो ऐसे करके हाथ डालेगा, फिर ऐसे करके बोलेगा और उसके हाथ में खून भी था। मैं सोचूं कि ये, अब मैं आपको साइंटिफिकली एक चीज़ बोलता हूँ, किडनी और रेडिएटर कौन सा ऑर्गन है? रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब इंटेस्टाइन और पेरिटोनियम के पीछे है। वो तो आपको और मुझे पता है ना। आप समझ, मतलब मैं यही सोच के कई बार चौंक जाते हैं कि आप लोगों को इतना मूर्ख तो ना बनाओ ना। नहीं भाई, मूर्ख तब बनते हैं, हाँ जी, जब वो एक ब्लैंक पेपर होते हैं, जब उनको कुछ पता ही नहीं होता है। इसीलिए तो आज हम यहाँ बैठे हैं ना। उसका मैं एक रीज़न आपको ये भी बताऊँ जो मैंने इतने टाइम पे देखा है कि अपने इंडिया में आप अगर किसी को ये बोलोगे कि आइडियली आपको सर्जरी की ज़रूरत है, पर अगर आप इस रास्ते जाओगे तो शायद आप सर्जरी से बच पाओगे, तो लोग जाएंगे ही जाएंगे वहाँ पर। वो दैट इज नॉट इन इंडिया, इट इज एवरीवेयर एक्चुअली, कि इट इज अ ह्यूमन नेचर। हाँ, कि डर, सर्जरी को अवॉइड करने के लिए उनको पता है कि शायद सर्जरी में 99% रिजल्ट मिलने वाला है और इस चीज में सिर्फ 5% मिलने वाला है, तो भी वो एक बार अटेम्प्ट तो लेंगे ही लेंगे 100%। कि शायद निकल जाए। कुछ उनके हाथ में जादू है जो खींच के वो लोग निकाल रहे हैं। आपने तो हाथ वाला देखा था, मैंने तो और एक रील भी देखी थी जिसमें सक्शन करके निकालता है, क्या सक करके निकालता है। सपोला। वो देख के तो पहले हंसी आ रही थी। वही वो कि आप क्या कर रहे हो? अच्छा है कि किडनी का स्टोन निकाल रहे थे। सांप का जहर चूस मूवी में तो है हमें, नहीं, हाँ बताइए। यही चीज तो समझानी है हाँ, कि आप सही टाइम पे अगर आप इस चीज का किसी को दिखा के ट्रीटमेंट करवाओगे तो हो सकता है कि किडनी खराब होने से पहले आप बच पाओ। क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। क्वालिफाइड डॉक्टर, वेरी ट्रू। हाँ जी। ये एक ना, ये वैसे हर केस में ऑपरेशन की तो जरूरत नहीं होती है, ठीक है? फिर वो लिथोट्रिप्सी भी होता है। हाँ,
तो उसमें क्या होता है, वो साउंड वेव्स होता है क्या वो? हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं उसको, शॉक वेव थेरापी बोलते हैं उसमें। उसका बेसिकली ये है कि जैसे आप किडनी देखोगे या अपर यूरेटर देखोगे तो वो ऊपर की साइड में होता है। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे पेल्विस बोन का शेडो आएगा, उसके बाद में वो स्टोन फोकस होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। होता है नॉर्मली, अगर सुपाइन में करते हैं तो प्रोन पोजीशन में करके उसको भी लिथोट्रिप्सी देख कर सकते हैं, बट बेसिकली वो एक्सटर्नल शॉक वेव थेरापी बोलते हैं, जो बाहर से अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो वो तोड़ देता है अंदर। हाँ जी, स्टोन को फोकस करके उस पे एक मारा चलाते हैं और उसको फ्रेगमेंट करके फिर यूरिन के रास्ते बाहर निकालते हैं। राइट। तो उसका कुछ ऐसे कुछ बेसिक क्राइटेरिया है क्या कि इतना इतना रहेगा तभी होगा, इस जगह होगा तभी होगा? सही 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 क्वेश्चन पूछा है आपने। क्राइटेरिया अपर यूरेटर, किडनी, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप सिटी स्कैन करवाओगे तो सिटी स्कैन में एक HU करके एक मेजरमेंट आता है, हार्डनेस यूनिट बोलते हैं उसको, कि जो स्टोन कितना हार्ड है। अगर आप कोई एक पत्थर हाथ में लिया जिसको रेत है और ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, दूसरा एक पत्थर आप किसी के सिर पे मारोगे फोड़ स्टोन है वो। हाँ। तो बेसिकली उसके दो क्राइटेरिया होते हैं, 10 mm से छोटा स्टोन और 1000 HU से कम, मतलब सॉफ्ट स्टोन। उसमें अगर आप लिथोट्रिप्सी करवाओगे तो आपको पक्का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ऐसे जरूरी नहीं होता कि ESWL में आपको सिंगल सिटिंग में ही रिजल्ट मिल जाएगा, आपको हो सकता है 2 सिटिंग भी लेना पड़े। राइट, मल्टीपल सिटिंग्स की जरूरत पड़ सकती है, बट इट इज अ आउटसाइड थिंग। आप उसमें ऑपरेशन नहीं करना है, अंदर कहीं कुछ करना नहीं है, बाहर से साउंड वेव्स जाएंगे, तोड़ेंगे, निकलेगा वो। हाँ जी। तो सबसे सॉफ्ट स्टोन कौन सा होता है, ऑक्जेलेट या कैल्शियम? कैल्शियम सबसे हार्ड स्टोन होता है। कैल्शियम सबसे हार्ड स्टोन होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रेट बोलते हैं उसको, वो सबसे हार्ड स्टोन होता है। उसका HU आप अगर देखोगे तो 1400, 1500, 1700 HU होता है, जिसको लेजर से या न्यूमेटिक से तोड़ने में भी प्रॉब्लम होता है। यूरिक एसिड स्टोन होता है, वो सॉफ्ट स्टोन होता है। वो सॉफ्ट होता है। और यूरिक एसिड स्टोन का फिर सॉफ्ट है तो वो जरूरी नहीं कि एक्सरे में फोकस होगा। एक्सरे में फोकस नहीं हो रहा है तो आप बाहर से शॉक में मारोगे कहाँ पर? राइट। रेडियोल्यूसेंट स्टोन भी होते हैं, जिसमें आपको वो दिखते ही नहीं एक्सरे में, वो दिखेंगे नहीं, सिटी में पता चलता है। हाँ, तो फिर उसमें क्या होता है, अगर उसके लिए आपको शॉकवेव थेरापी करवानी है तो आप उस टाइम पे इंट्रावेनस डाई दो, डाई में वो एक फिलिंग डिफेक्ट दिखेगा, उस फिलिंग डिफेक्ट के ऊपर आप एक शॉकवेव कर लगाओ उस पे, तो उस चीज का रिजल्ट मिलेगा। राइट। पर आज क्या है कि आज कई लोग ऐसा बोलते हैं कि लिथोट्रिप्सी एब्सोल्यूट हो चुका है, लोग नहीं करवाते। मैंने आपको बोला ऐसे का क्राइटेरिया आप फॉलो करके उसमें लिथोट्रिप्सी करवाओगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। राइट। अदर देन दैट, पहले रूटीनली ओपन सर्जरीज होती थी, किडनी को ओपन करो, स्टोन निकालो। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कम इंडिकेशंस बचे जहाँ पे ओपन सर्जरी होती है। अदरवाइज PCNL, जिसमें बैक में, कमर में एक छोटा सा पंक्चर करके किडनी के अंदर स्कोप लेके एंटर होता है और स्टोन को फ्रैगमेंट करके निकालता है, दैट इज PCNL। सेकेंड इज RIRS, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें टिप ऑफ द पेनिस में से एक फ्लेक्सिबल स्कोप एंटर होगा, जो यूरेटर से होते होते किडनी में जाएगा, किडनी में जाके जहाँ पे भी वो स्टोन है उसको लेजर से पूरा डस्ट कर देगा एंड देन निकल जाएगा। राइट। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें स्टोन क्लियरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने 2 क्राइटेरिया बोले, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे, जैसे 17-18 mm का कोई 1500 HU का स्टोन है और आप लिथोट्रिप्सी करवाओगे, दैट इज बेसिकली अ फेलियर, वो नहीं रिजल्ट मिलने वाला है। उन सब केसेस में PCNL करवाना या RIRS करवाने से आपको अच्छा सिंगल सिटिंग में रिजल्ट मिलेगा। राइट। फास्टर रिकवरी। ओपन नहीं करना है। हाँ जी, ओपन बहुत कम इंडिकेशंस बचे हैं। राइट। तो बेसिकली इन दोनों में फर्क इतना ही है, एक में आप किडनी में पंक्चर कर रहे हो, डायरेक्टली किडनी के अंदर एंटर होते हो और वहां से स्टोन निकालते हो एंटीग्रेटली। दूसरे में आप रिट्रोग्रेटली ऊपर जा रहे हो, फ्लेक्सिबल स्कोप के साथ किडनी में एंटर होकर उसको टेस्टिंग किया और उसको बाहर निकाल दिया। वन इज विथ पंक्चर, वन इज विदाउट पंक्चर। राइट। तो अब ये आज सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमको किडनी का पंक्चर बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। तो उसके भी क्राइटेरियाज है। अब 4 सेंटीमीटर का स्टोन है तो RIRS से नहीं कर पाओगे, उसमें बेटर है कि आप पंक्चर करवाओ। राइट। कुछ लोग बोलते हैं इट्स अ पंक्चर इन किडनी, हम यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं इट्स जस्ट अ पंक्चर इन द किडनी। तो वो हीलिंग प्रॉपर्टी तो है ही, वो हील तो हो ही जाएगा। राइट। और जब इतना बड़ा स्टोन है वो किडनी को डैमेज करेगा तो और नेफ्रॉन्स डैमेज होकर किडनी का फंक्शन जाने वाला है। तो लोगों को ये टेंशन होता है कि पंक्चर करने से किडनी खराब होती है, ऐसा नहीं होता। एक छोटे से पंक्चर से थोड़े बहुत नेफ्रॉन डैमेज होते हैं। राइट। RIRS में तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो दीज आर सेफ ऑप्शंस। राइट। अर्ली रिकवरी है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा
हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली ये सारे मल्टीपल ऑप्शन है, बट राइट कैंडिडेट को चूज करके अगर आप राइट ट्रीटमेंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दोगे तो एक होता है SFR जिसको बोलते हैं स्टोन फ्री क्लियरेंस, वो आपको अच्छा मिलेगा। जो किडनी है उसको हम डैमेज नहीं करेंगे तो आगे जाके रिकवरी में बहुत फायदा होगा। रिकरेंस के चांसेस भी कम रहेंगे। रिकरेंस तो स्टोन का होना ही होना है। हाँ जी। मतलब देन व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस कि अगर किसी को स्टोन का इश्यू हुआ है, जैसे मुझे हुआ था, उसके बाद फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ है, हाँ जी, तो मुझे क्या केयर लेनी चाहिए? सबसे पहले अगर आपको स्टोन हुआ है या तो वो पास हो गया है या आपने सर्जरी करके उसको निकाला है, उस स्टोन को भेजो आप चेक करवाने के लिए, राइट, कि कौन से क्रिस्टल्स का कौन से मिनरल्स का बना हुआ है। दैट इज़ वन थिंग। तो आपको स्टोन एनालिसिस करवा के प्रॉपर मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन में जाना है। उसके बाद एक सेकेंड रिजल्ट आता है कि आप 24 आवर यूरिन इकट्ठा करके उसको चेक करवाने भेजो कि उसमें कौन से क्रिस्टल्स है, जिसके ऊपर से आप स्टोन दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा उसका आपको एक आइडिया आएगा। राइट, और ओवरऑल अगर मैं आपको समझाऊं तो पानी का इंटेक, ओके, जिन लोगों का रिकरेंट स्टोन बन रहा है या जिनको रिकरेंट स्टोन की दिक्कत है, उनका यूरिन आउटपुट मिनिमम 1.5 लीटर होना चाहिए। राइट। अब 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट करने के लिए अहमदाबाद जितनी गर्मी में आपका पानी का इंटेक मिनिमम 3-3.5 लीटर होना चाहिए। राइट। तो फर्स्ट थिंग इज पानी का इंटेक बढ़ाओ। सेकेंड थिंग इज एनिमल प्रोटीन को कम करो, मतलब चिकन मीट ये सब। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो, मैं उसके कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप रोज खा रहे हो तो हफ्ते में 1 बार खाओ। राइट। अगर आप दिन में 2 बार खा रहे हो तो एटलीस्ट उसको थोड़ा कम करो। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। सॉल्ट का जितना हो सके उतना इंटेक कम करो। ये अगर आप बेसिक चीज़ें ध्यान रखोगे, उसके साथ में थोड़ी एक्सरसाइज करो तो किडनी का हेल्थ मेंटेन रहेगा। वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ में मैं सारे अपने पेशेंट को एक चीज़ बोलता हूँ, आपने यूरिन पास किया, फ्लश किया, बाहर आ गया, नहीं, चेक करो, देखो, खाली उसका कलर देखो और कुछ नहीं देखना। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, आपका पानी का इंटेक कम है, तो आपका जो यूरिन आएगा वो डार्क येलो रहेगा, येलो ऑरेंज कलर का आएगा। अगर आपने देखा कि नहीं वो वाइट कलर का या टिंज ऑफ येलो, या दैट इज ओके। अगर आपने देखा कि नहीं बहुत डार्क इज द आइडियल कलर, कंसंट्रेटेड यूरिन है, कुछ नहीं करना है, बाहर आओ, 2 ग्लास पानी पियो, तो वो ठीक हो जाएगा। राइट। पानी पियो, पानी से डिहाइड्रेशन कम होगा तो आपको सीधा वहीं पे चेक ही हो जाने वाला है। जो मिनरल्स पड़े हुए किडनी में वो निकल जाएंगे। तो आपको इतना कोई हाई फाई कुछ करने की जरूरत नहीं। आप यूरिन पास कर रहे हो, बस फ्लश करने से पहले एक बार उसका कलर देख लो। राइट। अगर आगे जाके कोई स्टोन बना है या कुछ और बीमारी की वजह से यूरिन में ब्लड भी आ रहा है तो आपको दिखेगा कि भी रेड कलर यूरिन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें सेल्फ एग्जामिनेशन या सेल्फ इवेल्युएशन जो होता है वो ज़रूरी है। राइट। हाँ जी। तो एक ना मेरा जो एक बहुत ही पर्सनल सवाल है ये, हाँ जी। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से स्टोन्स होते हैं क्या? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। इसका 2 थियरी है। एक तो आपकी बॉडी में एडिक्वेट कैल्शियम होना चाहिए रिकरेंट स्टोन ना बनाने के लिए। अगर आपका हाइपर कैल्सीमिया होगा, उसकी वजह से अगर हाइपर कैल्सीयूरिया हुआ तो भी स्टोन बनने वाला है। कैल्शियम अगर आप एडिक्वेट लेवल पे लोगे, ऑक्सलेट के साथ बाइंड होगा, स्टूल के अंदर निकल जाएगा, तो स्टोन फॉर्मेशन कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम का सप्लीमेंट लो, डाइटरी कैल्शियम लो। राइट। कैल्शियम सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो उससे स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डाइट लो ना, ऊपर से ईट गुड कैल्शियम रिच डाइट। यस यस यस, ऊपर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यूरिक एसिड का स्टोन है, जैसे गाउट में होता है, आपने यूरिक एसिड चेक करवाया, आपने स्टोन को भेजा, मेडिकेशन लो। यूरिक एसिड का स्टोन रोकने के लिए मेडिकेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। ऑक्सलेट का स्टोन है, आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना है। तो बेसिकली एक बार आपके पास कौन सा मिनरल है जो आपकी बॉडी में स्टोन बना रहा है वो पता चला, जो मैंने 2 चीज़ बोली, स्टोन एनालिसिस या यूरिन एग्जामिनेशन से, तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। आप उसके हिसाब से अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करके स्टोन का रिकरेंस रोक सकते हो, प्रोसेस को स्लो कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि एक बार स्टोन बन गया तो दोबारा लाइफ में नहीं बनेगा। अगर मुझे स्टोन नहीं बना है और आपको स्टोन बना है तो आप मेरे से ज़्यादा प्रोन हो दोबारा स्टोन बनने के लिए। पर ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे
तो आप उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते नहीं मतलब इतना मैं समझा कि किडनी स्टोन इज लाइक लोअर बैक पेन इन ऑर्थोपेडिक्स. वंस यू आर अ हो. आधे पेशेंट ऑफ पेशेंट सर आप ही बेचते हो. नहीं मतलब वंस यू आर अ पेशेंट ऑफ लोअर बैक पेन, यू आर ऑलवेज अ पेशेंट ऑफ लोअर बैक पेन. वो कभी जाता नहीं है. आपको बस उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है. एवरी डे यू विल हैव टू बी विजिलेंट कि आपको वेट नहीं बढ़ने देना है, आपको एक बेसिक एक्सरसाइज करनी है, आपको वॉक करनी है, आपको आगे झुक के ऑड पोस्चर में वजन नहीं उठाना है. तो ये सारी चीज़ें फिर आपको हमेशा ध्यान मैंने अभी इसलिए बोला कि आप बैक पेन का पेशेंट देखोगे और आपको लगा कि नहीं ये रीनल एंगल पे पेन है, आप यूएसजी करवाओगे 100%. तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन तो दोनों में सेम ही होने वाला है. टिपिकल रीनल एंगल पे पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा. तो ऑर्थोपेडिक शायद हम जितना डायग्नोज करते हैं उतना ही स्टोन वो लोग भी डायग्नोज स्टोन्स करते तो हम हैं. देखते ही हैं. इसलिए दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक कैल्शियम सप्लीमेंट. सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है. डाइटरी मॉडिफिकेशन करके आप अगर कैल्शियम लोगे तो सही रहेगा. और मैं तो ये भी बोलता हूँ स्टोन को निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा सारी जो थेरापीज लोग एडवाइस करते हैं उसकी भी जरूरत नहीं. नहीं डेफिनेटली. और वो तो प्रूवन थेरापीज भी नहीं है. मैं स्पेसिफिकली एक चीज पे फोकस करना चाहता था. जी. बियर पीने की जरूरत नहीं. अच्छा. तो लोग मानते हैं ये तो इंटरेस्टिंग बात आ गई ऐसे. जो लोग ये मानते हैं, ये सोचते हैं, जो आप किसी को बोलोगे मिथ्स. या पेशेंट है 7-8 mm के स्टोन के साथ डायग्नोज हुआ है, दोस्त को मिलने गया, अरे बियर पी ले निकल जाएगा. हाँ. ऐसा नहीं होता. अच्छा. उसका सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. जैसे स्टोन बना है और मैंने पेशेंट को एडवाइस किया कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, तो शायद पिएगा या नहीं पिएगा. वही उसके सामने अगर 3 बॉटल रखी तो वो 1 घंटे में पी जाएगा. हाँ, तो जो पीता होगा वो ना. जो पीता होगा वो या जिसको बहाना चाहिए. हाँ. तो बेसिकली हुआ क्या, इनटेक का फर्क पड़ा, राइट. सोर्स ऑफ इनटेक उसका बढ़ा. सेकेंडली बियर इज अगेन डायूरेटिक. ओके. यूरिन उसका नेचर है वो. यूरिन ज़्यादा बनाएगा. दूसरा एनेस्थेशिया का इफेक्ट आएगा. हल्का सा पेन होगा तो उसको शायद पता नहीं चलेगा. पर जैसे आईवी फ्लश थेरापी में होता है कि आपने डायूरेटिक लिए है और इम्पेक्टेड स्टोन है तो वो किडनी को परेशान करेगा, डैमेज करेगा. सेम बियर में होगा. सेम बियर डैमेज करेगा मतलब आपको पेन ज़्यादा करेगा. डैमेज वो डिहाइड्रेशन के साथ में करता है. बट जब ओवर इनटेक हुआ, डायूरेसिस उसने किया, नीचे पड़ा हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन, राइट. तो हो सकता है कि आप उस बियर की वजह से इमरजेंसी में पेन लेके पहुंचो. तो ये जो थेरापी है वो गलत है. उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि उसके सामने आप उतना पानी पियोगे ना, सिंपल वाटर, कोई बार्ले वाटर पीने की जरूरत नहीं है, कोई लेमन वाटर पीने की जरूरत नहीं है. मेरा वही नेक्स्ट सवाल भी वही था. तो ये मैंने सुना है कि अगर आप यूरिन को अल्कलाइन कर दोगे या एसिडिक कर दोगे, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड, अगर उसका पीएच आप चेंज कर दोगे तो आपका स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा. दोनों अलग है सर. कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जो अल्कलाइन यूरिन में बनता है, राइट. कुछ ऐसे स्टोन है जो एसिडिक यूरिन में बनता है. राइट. अगेन वहीं पे आके रुकेंगे. स्टोन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, हर चीज जो एसिडिक यूरिन में बन रहा है उसके लिए यूरिन अल्कलाइजर की जरूरत है, जो सिरप सिट्राल का या जो भी, हम किसी ब्रांड पे नहीं जाएंगे, पर जो यूरिन अल्कलाइजर होता है. अगेन वही इन्फेक्टेड जो स्टोन बोलते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट जो स्टोन बनते हैं वो अल्कलाइन के अंदर बन रहा है. अच्छा. उस पेशेंट को आप यूरिन अल्कलाइजर दोगे तो और नुकसान हो रहा है. तो मेरा बेसिकली इफेक्टिव है, एटलीस्ट आप देखो कि which kind of stone you have. यस राइट. उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि पीएच कौन से लेवल पे लेके जाना है. क्योंकि मुझे ना विटामिन सी से बड़ा प्यार है, तो मैं पहले भी विटामिन सी लेता ही था, लेकिन जैसे ही मेरा किडनी स्टोन का ऐसे वो प्रॉब्लम हुआ तो मैंने वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया ऐसे कि चलो एटलीस्ट स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर कम होगा, ऐसा सोच के मतलब दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन सी. दूसरे भी बेनिफिट्स तो दिमाग में है ही, लेकिन वन ऑफ द बेनिफिट ये भी मैंने सोचा था कि एक चलो किडनी में मुझे फायदा होगा विटामिन सी लेने से. ओके. तो ऐसा विटामिन सी का फायदा होता है कि नहीं होता है किडनी हेल्थ में? एक स्पेसिफिक ऐसा सिंड्रोम है जिसका ट्रीटमेंट ही विटामिन सी है. अच्छा, चलो तो आई एम हैप्पी. जिसको बोलते हैं धात सिंड्रोम. धात सिंड्रोम. यस. तूफानी नाम. धात मतलब धातु. ओके. यूरिन में धातु निकल रहा है, तो पेशेंट आता ही ऐसे है
धातु मतलब सीमेन या स्पर्म। राइट। पेशेंट की बेसिकली कंप्लेन ये होती है कि यूरिन में कुछ वाइट पार्टिकल्स निकल रहे हैं या कुछ वाइट कण निकल रहे हैं, जिसको वो समझते हैं धातु मतलब स्पर्म। और वो आता है यही कह के कि हमारे यूरिन में हमारा स्पर्म निकल रहा है, हमारी मर्दानगी बह रही है, हमारी बॉडी में कमजोरी आ रही है। अच्छा, वो वाइट देख के उसको कमजोरी आएगी फिर? जो बेसिकली ऐसा कुछ है ही नहीं। राइट। वो होता है फॉस्फेट यूरिया। ओके। कुछ अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो वाइट जो पार्टिकल निकलते हैं वो फॉस्फेट यूरिया होता है, जिसका ट्रीटमेंट है सिर्फ विटामिन सी। अच्छा, आप विटामिन सी लोगे उससे आप ठीक हो वो नहीं होगा। यस। आपको जो कमजोरी आ रही है वो नहीं आएगी। वो है, बहुत लोगों को ये होता है कि वो सीमेन यूरिन में निकल रहा है तो उनकी मर्दानगी जा रही है, कमजोरी आ रही दिमाग है। ट्रीट हो जाएगा ना उससे। हाँ जी, मतलब यहाँ से ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है अल्टीमेटली। हमारे यूरोलॉजी में आधी ट्रीटमेंट यही से होती है। डेफिनेटली। तो अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ओके। जो जनरली मैंने ओल्ड एज में ही सुना है। आप बता सकते हो कि अर्ली एज में भी होता है कि नहीं होता है, कि जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, यस। जो बहुत ही कॉमनली हम सुनते हैं। सो व्हाट इज द प्रोस्टेट इश्यू इन मेल्स? ओके, प्रोस्टेट को आप हिंदी में ना पुरुष की ग्रंथि बोलते हैं, जिसके अंदर से कुछ ऐसा प्रोडक्शन होता है जो स्पर्म के अंदर उसके पार्टिकल्स जाते हैं। ठीक है। अब एक एज के बाद में जैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा आफ्टर द एज ऑफ 50, वैसे प्रोस्टेट का ग्रोथ होना चालू होता है। अब प्रोस्टेट होता कैसे है? यूरिन का बैग और यूरिन की पाइप उसके आसपास। तो जैसे ही प्रोस्टेट का ग्रोथ होगा वो यूरिन की पाइप को कॉम्प्रेस करेगा, दबाएगा उसको। ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो यूरिन का जो फ्लो हुआ वो कम हुआ। ओके। तो पेशेंट कंप्लेन लेके क्या आएगा कि सर 50 के बाद या 60 के बाद मेरा जो पहले यूरिन का फ्लो था अब वैसा नहीं है। अब मेरा जो यूरिन का फ्लो बनता वो एक जैसा नहीं बनता, ऑन ऑफ ऐसे होता है, जिसको इंटरमिटेंसी बोलते हैं। टुटक करके निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई यूरिन लगा है अर्जेंटली यूरिन पास करने जाना पड़ता है, अगर वो यूरिन पास नहीं कर रहे तो यूरिन लीक हो जाता है। ओके। फिर अब ऑब्स्ट्रक्शन है, कंट्रोल नहीं रहता उनका। कंट्रोल नहीं रहता। ऑब्स्ट्रक्शन है तो अब यूरिन का फ्लो इंप्रूव करने के लिए क्या करोगे? स्ट्रेन करोगे। अब जोर लगा के यूरिन पास करोगे। उसके बाद यूरिन पास करने के बाद आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा यूरिन अंदर रह गया है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ना, रात को 3 4 5 बार यूरिन पास करने जाना। राइट। कई पेशेंट ये समझते हैं कि रात को 3 4 5 बार यूरिन पास करने जाना इसका मतलब मेरा किडनी हेल्थ बहुत अच्छा है। हाँ, वो वीडियो देखा था मैंने आपका। मुझे यूरिन बहुत अच्छा हो रहा है इसलिए मुझे रात को जाना पड़ता है, वो भी अगेन गलत है। राइट। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के साथ में, और वो आगे जाके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, ऑब्वियसली अगर आपको रात को 5 या 6 बार यूरिन पास करने जाना पड़ा तो आपका स्लीप साइकिल खत्म नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। राइट। तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करता है। राइट। इसलिए उस पॉइंट पे जब ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्रोस्टेट को इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, अगर ये सारे सिम्टम्स है, हाँ जी, ये समझना है कि अगर ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, ज़्यादा बार यूरिन पास करना है या फिर कंट्रोल नहीं रहता है, रात को बहुत बार उठना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में तुरंत जनरली लोग आते नहीं हैं। हाँ जी, कि लोग कहीं वो जो हमारा कल्चर है आसपास में दवाई लेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो what should be the ideal way of thinking for the patient कि अगर मुझे ऐसा होता है तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? देखो ये सारे जो सिम्टम्स है वो 50 के बाद आना चालू होते हैं। ये सारे सिम्टम्स अगर पेशेंट को आ रहे हैं, यूरिन का फ्लो नहीं बन रहा है या स्ट्रेनिंग या जो भी करना पड़ रहा है, तो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, कोई हाई-फाई इन्वेस्टिगेशंस नहीं है जिसके साथ में हम इस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। इसमें से पहले आता है सोनोग्राफी। राइट। आप सोनोग्राफी करवाओगे, सेफ एंड साउंड, कोई इन्वेजिव थेरेपी नहीं है, नो रेडिएशन इन्वेस्टिगेशन, नो रेडिएशन एक्सपोजर, नॉन इन्वेसिव। right. आपने डायग्नोज किया, उसमें प्रोस्टेट का एक साइज समझ में आएगा आपको। उसके साथ में मैंने बोला रेसिडुअल वॉल्यूम, पेशेंट वॉइड करेगा, उसके बाद भी कितना यूरिन अंदर रह जाता है, वो समझ में आएगा। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किडनी में सूजन आना स्टार्ट हुई है, ब्लैडर के अंदर यूरिन का बैग है, उसके अंदर स्टोन बना है कि नहीं बना, वो पता चलता है। सेकेंड एक रिपोर्ट आता है यूरोफ्लोमेट्री।
इसमें एक छोटा सा मशीन होता है जिसके अंदर आपको यूरिन पास करना है, अगेन नॉन इन्वेजिव। राइट। तो वो काउंट करेगा कि आपने कितना यूरिन किया, कितने ml यूरिन किया, उसमें आप पर सेकंड कितना यूरिन पास कर रहे थे, उसका एक प्रॉपर एक पैटर्न और एक ग्राफ बनता है, राइट। जिससे लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितना है वो समझ में आता है। तो वो सेकंड हुआ। फिर एक ब्लड रिपोर्ट जो शायद हीरोलॉजी ओपीडी में सबसे ज़्यादा लिखा जाता है, सीरम PSA। राइट। दैट इज बेसिकली टू एवेल्युएट कि ये जो भी प्रोस्टेट में ये ग्रोथ हो रहा है वो बिनाइन हो रहा है कि मैलिग्नेंट किसी की तरफ हो रहा है, वो चीज़ को एवेल्युएट करता है। बिनाइन मतलब सिंपल सा उसका साइज बढ़ रहा है, वो और कुछ प्रॉब्लम नहीं करने वाला। सादी गांठान, सादी गांठ। और मैलिग्नेंट मतलब कैंसर से रिलेटेड जहरी गांठान। Right. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने PSA का रिपोर्ट करवाया और वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आया तो आपको घबरा जाना है, डर जाना है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं। सिर्फ कैंसर की वजह से PSA नहीं बढ़ता है। राइट। अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है तो भी PSA रेज होगा। अगर रिसेंटली कैथेटर इंसर्शन किया है या कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत Disturbance prostate आया है, हुआ है right. तो अगेन PSA बढ़ेगा। रीसेंट हिस्ट्री में अगर फिजिकल इंटरकोर्स करके इजैक्यूलेशन हुआ है तो भी PSA तो भी बढ़ा हुआ PSA आएगा। बढ़ता है। राइट। तो सिंगल PSA का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर एक बार PSA बढ़ा हुआ आता है तो उसको रिपीट करवा के वापस उसका पैटर्न देखना होता है राइट। कि वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ आ रहा है कि वो कम हो रहा है या इन्फेक्शन की वजह से वो ज़्यादा था। तो 2 PSA के रिपोर्ट देखने के बाद या उसके वैल्यू देखने के बाद फिर डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हम इसको बिनाइन क्लेम करेंगे या मैलिग्नेंसी प्रूव करने के लिए हमको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली अलग है। राइट। बिनाइन है तो उसमें कम्प्लीटली पूरे प्रोस्टेट को निकालने का जरूरत नहीं है। जितना यूरिन की बैग को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है उतना हटाना है नली के आसपास का, ताकि यूरिन का फ्लो ठीक से बने। राइट। और अगर मैलिग्नेंसी है तो पूरा प्रोस्टेट निकालना है, उसके आसपास में जो लशिका ग्रंथि बोलते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं, वो भी निकालना पड़ता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों का मैनेजमेंट अलग है। इसलिए PSA एक सबसे बेसिक टेस्ट हुआ जिससे इन दो चीज़ों को हमको अलग करना है, एवेल्युएट करना है। और PSA अगर पॉजिटिव आता है या आपको लगता है कि बढ़ा हुआ है, देन यू आस्क फॉर द MRI। यस, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंटली दोनों बार बढ़ा हुआ आया तो MRI करके हम चेक करते हैं कि भाई कौन सी तरफ में ज़्यादा है, मैलिग्नेंसी की तरफ में ज़्यादा है कि बिनाइन की तरफ ज़्यादा है। उसके ग्रेडिंग होता है, 1-2 है तो बिनाइन की तरफ है, 3 है तो कंफ्यूजिंग है, 4-5 है तो कंफर्म मैलिग्नेंसी की तरफ है। राइट। देन वी हैव टू टेक द बायोप्सी टू कंफर्म द टिश्यू डायग्नोसिस। राइट। क्रॉस वेरिफिकेशन। यस, उसके बाद फिर लास्ट में उसका ट्रीटमेंट आता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट 50 के बाद या हर मेल 50 के बाद इस चीज़ से परेशान होने ही वाला है। राइट। मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि 80-90 ईयर्स पे एक 110 ग्राम का प्रोस्टेट है। नॉर्मली 20-25 सीसी प्रोस्टेट को हम लोग नॉर्मल काउंट करते हैं। अगर 100 सीसी का प्रोस्टेट है मतलब नॉर्मल से 4-5 टाइम्स ज़्यादा है। बड़ा है। राइट। बट ज़रूरी नहीं है कि वो यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। अगर सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहा है, लाइफ बॉदरसम नहीं हो रही है, तो वो 100 ग्राम या 100 सीसी प्रोस्टेट को ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं होता है। राइट। और ये भी पॉसिबल है कि एक नियर नॉर्मल 25 जो हम नॉर्मल काउंट कर रहे हैं 27 सीसी प्रोस्टेट है, पर उसने इतना ऑब्स्ट्रक्शन किया है कि उसको ऑपरेट करना पड़े। राइट। तो प्रोस्टेट में साइज डजंट मैटर। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। यस, वेरी सब्जेक्टिव। तो और वो डिसीजन आप डॉक्टर पे ही छोड़ो तो बेटर है। यस, सेल्फ बेसिक सेल्फ। अब सेल्फ अगर ये सिम्टम्स आपको समझ में आ रहे हैं, बेटर डॉक्टर को एक बार दिखा के राइट। अपना जो भी सिम्टम्स है उनको बताओ, बेसिक टेस्ट के साथ में उसको एवेल्युएट कराओ, देन उसका फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर से जो भी गाइडेंस ले सकते हो। इसीलिए आप बोलते हो ना ऐसे कि रात को 8 बजे के बाद ज़्यादा पानी मत पिए, कि आपको फ्रिक्वेंट यूरिन पास करने के लिए आपको ये जनरली मैं पेशेंट को एडवाइस देता हूँ कि आपका पानी का जो भी इनटेक है डे टाइम में ही डे टाइम में रखो, रात को ज़्यादा रखो, क्योंकि 50 के बाद में ये वही पेशेंट है जिनको हाइपरटेंशन भी होगा, जिनको डायबिटीज़ भी होगा, राइट। जिनको प्रोस्टेट का इश्यू भी है। राइट। उसके साथ में 8 बजे के बाद वो पानी का इंटेक ज़्यादा लेते हैं, तो रात को बार बार यूरिन करने जाने की और एक साइकिल बन जाती है। राइट। आप यूरिन पास करने गए, अब वापस आए, आपने वापस एक गिलास पानी पिया, अगेन पानी का इंटेक हुआ। राइट। तो नॉर्मल एडवाइस यही होती है कि अगर आप उस टाइम पे यूरिन पास करने जा भी रहे हो और आपको ड्राइनेस फील हो भी रहा है, 1 घूंट पानी पियो। रात को जितना हो सके उतना पानी का इंटेक कम रखो। राइट। तो अभी एक सवाल ये है कि प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में
सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट ही है कि मेडिकल मैनेजमेंट भी है? मेडिकल मैनेजमेंट है। अल्फा ब्लॉकर्स बोलते हैं उन दवाइयों को, जो बेसिकली प्रोस्टेट पे और ब्लडर नेक पे काम करते हैं, जो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके आपका यूरिन का फ्लो बढ़ाते हैं। अच्छा, तो अगला मतलब पेशेंट ऐसा भी पॉसिबल है कि जीवन भर दवाई लेके चला सकता है? इज दैट पॉसिबल? मेरे फादर राइट 15 साल से वो प्रोस्टेट की गोली ले रहे हैं। राइट। ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप नहीं हुआ है कि उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है अभी। तो वो डरने वाली बात नहीं है कि अगर आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन ही हो जाएगा, ऐसा डरने की जरूरत नहीं। कोई डरने की जरूरत नहीं। राइट राइट राइट। और अगर ऑपरेशन का आया भी सही तो सब कुछ एंडोस्कोपिकली होता है। बॉडी पे कोई स्कार, कोई इंसिजन नहीं होता। मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर होती है, शायद एक या 2 दिन के अंदर आप डिस्चार्ज भी हो जाते हो। तो सर्जरी भी घबराने वाली बात नहीं है, बट हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है वो भी जरूरी नहीं है। आप उसको आराम से मेडिकल मैनेजमेंट के साथ ठीक कर सकते हो। राइट। ये अभी जो बात हुई कि हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, उससे मुझे आपके फील्ड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ध्यान में आया कि टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, उसमें 100% सर्जरी की ज़रूरत होती है। हाँ जी। तो इफ़ यू कैन प्लीज एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स टॉर्जन ऑफ टेस्टिस क्या होता है? यूरोलॉजी में 2 ही इमरजेंसी होती है। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि यूरोलॉजी में नॉन इमरजेंसी ब्रांच जैसा आता है, इलेक्टिव सर्जरीज होती है। 1 टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, 2 फ्रैक्चर पेनिस। ये दोनों पे बात करेंगे। फ्रैक्चर। हाँ, यस। तो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस में क्या होता है? बेसिकली टेस्टिस का एक रोटेशन होता है अंदर, मतलब आप कह सकते हो कि टेस्टिस अंदर ही घूम गई, तो उसकी वजह से जो उसका वास्कुलर सप्लाई है वो हैम्पर हुआ। तो नहीं, सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर, वो ऐसे ही घूम जाता है कि कुछ होता कुछ एनाटॉमिकल वेरिएशंस होते हैं। अच्छा। कुछ एनाटॉमिकल वेरिएशंस या होते फिर हैं। इंजरी से हो जाता है? इंजरी ट्रॉमा से हो सकता है, बट एनाटॉमिकल वेरिएशन की वजह से वो रोटेशन होता है, राइट। जिसकी वजह से उसका ब्लड सप्लाई हैम्पर हुआ। अब नॉर्मल एक फंडा सबको पता है कि जहाँ पे भी ब्लड पहुंचना बंद हुआ तो एक क्रिटिकल टाइम आता है, टाइमर स्टार्ट होता है, दैट इज 6 आवर्स। कि अगर आपने 6 आवर्स के अंदर उस रोटेशन को डी रोटेशन में वापस कर लिया, या आपने उस जो भी डिफॉर्मिटी उसको करेक्ट कर लिया, तो यू कैन सेव द टेस्टिस। राइट। तो पता कैसे चलेगा? हाँ, बस वही मेरा अगला सवाल ही होता कि पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको ऐसा हुआ है? सिवियर पेन इन द टेस्टिस, सिवियर पेन। उसके साथ में वहाँ पे रेडनेस होती है टेस्टिस पे, वॉमिटिंग होती है, और वो अनबेरेबल पेन होता है। राइट। मतलब अगर आपको एकदम सडनली टेस्टिस में पेन होना चालू हुआ है, तो उसको लाइटली नहीं लेना होता है, क्योंकि वो क्रिटिकल 6 घंटे का टाइम मतलब होता आप है। कोई दवाई मत लो, मतलब कि ये दवाई लूंगा ठीक हो जाएगा, सोचो ही मत। गेट द सोनोग्राफी डन। नहीं, जस्ट रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, कंसल्ट द डॉक्टर, गेट द सोनोग्राफी डन। उस पर देखना ही यही है कि वास्कुलरिटी हैम्पर है नहीं है। बेसिकली एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यही बैठता है, जिसको बोलते हैं एपिडेमोऑर्काइटिस। ओके। दैट इज बेसिकली अ इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस। वो भी सेम इस तरीके से present सोनोग्राफी हो से सकता क्लियर है। हो जाता है? दोनों क्लियर हो जाएगा। राइट। एक प्रेहंस साइन करके भी एक क्लिनिकल साइन होती है, आप उसको अगर रेस्ट में रखोगे, इसको सपोर्ट दोगे और वो पेन रिलीव हो रहा है, तो एपिडेमोऑर्काइटिस है। अगर वो एग्रावेट हो रहा है तो फिर वो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस है। मतलब इतना क्लिनिकल मैटर में ना जाने की जगह पे अगर ये हो रहा है, तुरंत भागो, तुरंत हॉस्पिटल भागो। और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकली होता है कि मैनिपुलेशन से हो जाए? नहीं नहीं, इस पर सिर्फ सर्जरी है। हाँ, तो तुरंत विदिन 6 आवर्स सर्जरी करा लो बिना कुछ सोचे। ये बात ना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रात को 1 बजे एक पेशेंट आया था, मुझे याद है। हाँ जी। वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट। हाँ, उसका 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ था। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, वो आया ऐसे था कि मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पेन हो रहा है ऐसे करके। 1 बजे मैंने उसको देखा, उसको बोला कि भाई ऐसा है, ये चीज है, सोनोग्राफी कराओ। हाँ जी। हम तब तक यूरो सर्जन को बुला लेते हैं और ये अभी के अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ जी। उसने पता नहीं कहाँ 2 जगह फोन किया, उसने मना कर दिया कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना है। ही वेंट होम, उसने बोला मुझे इंजेक्शन दे दो। ही वेंट होम। नेक्स्ट डे भी वो मेरे ही हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में घूम रहा था ट्रीटमेंट को ढूंढते हुए। He will end up in orchidectomy. वही बोल, वो सिंपल भाषा में बोलिए कि उसके टेस्टिस निकालने पड़ेंगे। उसका जो भी वो टेस्टिस जिसमें ये वास्कुलरिटी हैम्पर हुई है, उस टेस्टिस को आप नहीं बचा पाओगे, उस टेस्टिस को आपको निकालना पड़ेगा।
और इसमें और एक चीज़ मैं पॉइंट ऐड करूँगा, जो मैंने बोला कि एनाटॉमिकल वेरिएशन की वजह से ये रोटेशन होता है। तो इस टेस्टिस में अगर राइट वाली में हुआ है तो वो लेफ्ट वाली में भी हो सकता है। तो अगर आपको राइट टेस्टिस में आपको टॉर्जन हुआ है और अगर आपने उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई तो अल्टीमेटली वो टेस्टिस निकालना पड़ेगा। और उस टेस्टिस को निकालने के टाइम पे, या अगर आप 6 घंटे के अंदर आ गए और उसका करेक्टिव प्रोसीजर कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में अपोजिट टेस्टिस को तो फिक्स करना है ताकि उसमें भी वो रोटेशन ना हो। राइट समझे? राइट, नहीं तो प्रिवेंटिव, राइट, क्योंकि ये जरूरी है, अदरवाइज सेकंड टेस्टिस भी उस कंडीशन में जा सकता है। यस। और रिपीटेड फिर सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ जी। तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। एक ही बॉडी का फ्रैक्चर है जो हम ट्रीट नहीं करते हैं, पेनाइल फ्रैक्चर। पेनाइल फ्रैक्चर। यस। तो उसके कुछ किस्से बताइए, कैसे होता है, क्या होता है? आपने देखे तो होंगे ही। बहुत। सो पेनाइल फ्रैक्चर कैसे हो जाता है यार? ये तो बहुत ही मतलब बात करने में ही बहुत वियर्ड ये चीज हो रही है। जैसे आप वहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती, उसमें कोई फ्रैक्चर, मतलब वैसा हड्डी वाला फ्रैक्चर नहीं है। पेनिस में तो कहाँ बट हड्डी आप होगी? इंग्लिश में एक टर्मिनोलॉजी देखोगे तो हार्डनेस को लोगों बॉर्डर बोलता है कि हाँ मेरा बोन हार्ड। बोन हार्ड, ठीक है। तो बेसिकली वो जो इरेक्टाइल टिश्यूज है जिसको कॉर्पोरा बोलते हैं, जिसमें ब्लड जाने की वजह से इरेक्शन होता है। मतलब पाउचेस है, पाउचेस में ब्लड जाएगा तभी जाके साइज बढ़ेगा। हाँ जी। तो वो जो इरेक्टाइल पोजीशन के अंदर अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फिजिकल रिलेशन बना रहे हो तो उसमें सडनली वहाँ से अगर पेल्विक थ्रस्ट लगा या धक्का लगा तो उसमें वो कॉर्पोरा के आसपास एक ट्यूनिका करके एक लेयर होता है, उसको रप्चर बोलते हैं, उसका रप्चर हो जाता है। तो उसका सिम्टम क्या होता है? सडन लॉस ऑफ इरेक्शन। अब ड्यूरिंग द एक्ट एक कट करके आवाज़ आएगा, सडन लॉस ऑफ इरेक्शन हो जाएगा, वहाँ से धीरे धीरे ब्लैकनिंग होना चालू होगा, जो मेनली ऐसा बोलते हैं कि वुमन ऑन द टॉप पोजीशन में होता है, क्योंकि उसमें फीमेल अपना पेल्विक थ्रस्ट देती है। तो काउबॉय सुना है मैंने, उसमें होता है क्या वो? नहीं, फीमेल ऑन द टॉप में ज़्यादा होता ही है। हाँ, कि जिसमें ऊपर से फीमेल का पेल्विक थ्रस्ट आता है या जो भी वो फोर्स आता है, तो उसमें वो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। अगेन वही प्रॉब्लम, सोशल स्टिग्मा। ये हुआ वो मैंने एक पीजी के टाइम पे देखा था ऐसा एक पेशेंट ईआर में, वो भी चला गया था, उसने भी ट्रीटमेंट नहीं कराया था, पता नहीं कहाँ गया होगा वो। अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होगा तो जो भी वो इरेक्टाइल टिश्यूज है जहाँ पे ये रप्चर हुआ है, वो अगर रिपेयर नहीं होगा तो आगे जाके सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो लॉस ऑफ इरेक्शन होता है। अगर आप उसको ठीक नहीं करवाओगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। हाँ जी। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो भी वो रप्चर हुआ, हेमेटोमा बना, ब्लैकनिंग हुआ, एग प्लांट डिफॉर्मिटी बोलते हैं उसको, उस चीज़ के साथ में अभी ये होता फिजिकल रिलेशन में है तो अगेन सोशल स्टिग्मा, पेशेंट तुरंत कभी प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, तो जब भी ये होता है या सडनली ऐसा कि कभी ड्यूरिंग द एक्ट, हाँ, हम भी वैसे वो बोल सकते हैं कि सेक्स करते टाइम होता है। यस यस यस, बट प्रेजेंट इसका हिस्ट्री समझ हमेशा में आएगा, वरना ये भी बोलेंगे फिजिकल रिलेशन क्या होता है, सो क्या ऐसा क्या कर सेक्स रहे के थे? दरमियान होता हाँ, है ना। प्रेजेंटिंग हिस्ट्री यही होती है कि इरेक्शन था, ऊपर से कुछ पड़ा और सडनली ब्रेक हो गया। बट नॉर्मली ऐसा ट्रॉमा की वजह से नहीं, वो ड्यूरिंग सेक्स भी होता है। तो उसी टाइम पे उसको करेक्ट करना, आगे के इरेक्शन के फंक्शन को संभालना बहुत जरूरी है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट होता है तो इरेक्टाइल फंक्शंस नॉर्मल रहते हैं। हाँ जी। तो फिर बढ़िया ना, फिर तुरंत फिर ट्रीटमेंट। इवन लेट प्रेजेंटेशन होता है उसमें भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10-12 दिन पुराना पेनाइल फ्रैक्चर ऑपरेट किया है तो वो बाद में जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने ही वाला है, कि हार्डनेस आने में इश्यू होने ही वाला है, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ में इरेक्शन के फंक्शन को आप रिजर्व कर सकते हो। राइट। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे जिसमें ये मैंने आपको बताया कि ट्यूनिका वाला एरिया रप्चर होता है, इतना एग्रेसिव सेक्स होता है जिसमें यूरेथ्रा भी फट जाती है। सही है, मतलब हाँ जी। क्या 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 ही खतरनाक वाइल्ड फैंटेसीज रहती होगी लोगों की। अगर इस टॉपिक पे अगर अपन वाइल्ड फैंटेसीज पे गए, हाँ, तो मैंने अपनी लाइफ में कितनी पेनाइल फॉरेन बॉडीज रिमूव करी है, उस पे पूरा एक अलग से लेक्चर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? एक आधी कोई वियर्ड वाली बता दो यार प्लीज। वायर इंसर्ट करके करंट देते हैं पेनिस में? यस। उससे क्या मजा आता है यार? मतलब पता नहीं, वो लोग साइको लोग ही रहते होंगे। मैंने पेंसिल निकाला हुआ है,
मैंने सेफ्टी पिन निकाला हुआ है, मैंने ऊपर का वायर निकाला हुआ है, मैंने नीडल जो आता है उसका जो कैप आता है वो भी यूरेथ्रा से निकाला हुआ है। ओ तेरी। यस। और सबसे एक चीज़ आती है, जैसे अपनी ये रिंग होती है, बड़ा सा कुछ भी रिंग जैसा चीज़ पेनिस के आसपास लगा के वो मास्टरबेट करते हैं, फिर आगे जाके वो जैसे ये पेनिस है यहाँ जाके वो स्टक हो गया, फिर वो निकलता ही नहीं। आगे निकलेगा नहीं, हाँ इन्फ्लामेशन होगा, एडिमा बढ़ेगा, वास्कुलरिटी हैम्पर होगी, राइट। ब्लैक। फिर तो कट ही करना पड़ेगा, फिर तो डेड हो गया। फिर अगर लंबे समय तक अगर पूरा वो ऐसे गैंग्रीन ही रहा हो चुका है, तो यू हैव टू आइडियली सबसे पहला तो वही होता है कि तभी आपके ऑर्थो के इंस्ट्रूमेंट लेके हम उसको कट द रिंग। अगर उसके बाद में वास्कुलरिटी वापस आ गया, इतना गैंग्रीन नहीं हुआ, तो यू कैन सेव द पेनिस। राइट। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आपको पेनल एम्पुटेशन करना पड़े। यस। तो ये वाइल्ड फैंटेसीज तो एक अलग पूरा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, पूरा अलग चैप्टर हो जाएगा फिर। मल्टीपल लोगों की अलग अलग फैंटेसीज होती है। जब मैंने ये सुना था कि वायर इंसर्ट करके उसमें करंट देते, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा ये लगा था कि आप कैसे कर सकते हो ऐसा। साइकोलॉजिकली आई थिंक वो आफ्टर योर ट्रीटमेंट उनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। हम लोग रेफर करते हैं 100% डेफिनेटली। दिस इज नॉट नॉर्मल। दिस इज नॉट नॉर्मल। हाँ कि तो अभी ये एकदम तूफानी टॉपिक चल रहा है। तो जो आपने पहले बताया था कि सेक्सोलॉजी इज अ ब्रांच और बेबी ऑफ यूरोलॉजी। यस, यूरोलॉजी के सब डिवीजन है सारे। हाँ जी। तो सेक्सोलॉजिस्ट, आप सेक्सोलॉजिस्ट हो, अभी हम आपको एज अ सेक्सोलॉजिस्ट, ग्लोरीफाइड वर्ड मैं यूज करूंगा, एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट, यस एंड्रोलॉजिस्ट। तो सोशल स्टिग्मा भी इसमें बीच में ना आए कि आई एम टॉकिंग टू एन एंड्रोलॉजिस्ट। तो एंड्रोलॉजिस्ट सर, ये एकदम जो जैसे आपने बातें की और उसमें आपने बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम बोलो या साइकोलॉजिकल इश्यू बोलो या वॉट एवर इट इज, यू आर द बेटर जज। तो वो जो प्रॉब्लम है, हाँ जी, वो पॉर्न से कितना रिलेटेड है? आपने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लिया ये। देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, बेसिकली वो साइकोलॉजिकल होता है। 25-30 ईयर ओल्ड अगर कोई लड़का आके ये बोल रहा है कि मेरा इरेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो वो बेसिकली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होता है। ये लोग कंप्लेन करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। अगर आप उनको पूछोगे कि मॉर्निंग स्टिफनेस या मॉर्निंग हार्डनेस है, तो शायद वो होती है, मतलब ऑर्गन नॉर्मली काम कर रहा है, राइट। बट ऐसा कुछ हुआ है। सो सॉरी टू स्टॉप यू इन बिटवीन। ये जो मॉर्निंग हार्डनेस है, इट इज द इजीएस्ट मेजर टू डिसाइड कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि नहीं है। अगर सिंपल सा, अगर किसी को भी समझना है, अगर मॉर्निंग हार्डनेस है, अगर मॉर्निंग में आपका पेनिस हार्ड रहता है, इरेक्टेड रहता है, सो इट इज वेरी नॉर्मल, और वो अच्छी बात है। तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है। तो अब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आया कहाँ से? मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, उसके साथ में जैसे आपने इन सब स्ट्रेस के साथ में एक बार फिजिकल रिलेशन बनाने का ट्राई किया, बट आप नहीं बना पाए, राइट। सेक्स करने का ट्राई किया, हाँ, सेक्स करने का ट्राई किया, बट आप सेक्स नहीं कर पाए, राइट। तो मेल ईगो पे आ जाता है, मर्दानगी का सवाल। अब दोबारा जब वो वापस सेक्स करने जाएगा, तो एक परफॉर्मेंस एंजाइटी में ऑलरेडी घुस चुका है, ऑलरेडी स्ट्रेस था, एक बार परफॉर्म नहीं कर पाया, उसी मेंटल स्टेटस में वो वापस जाएगा, तो ऑब्वियसली दोबारा भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है यंग एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का, वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है। अब इसमें पॉर्न कहाँ पे इफेक्ट करेगा? पॉर्न एक ग्लोरीफाइड चीज़ है, जो हमको भी पता है नॉर्मल नहीं है। वो एक क्या बोलते हो आप, एक ड्रामा है 45-50 एक घंटे का। तो उसमें आता है ओवर एक्सपेक्टेशन। जब यंग लड़के ये देखेंगे, तो वहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशन सबसे पहले आता है कि हमको भी ये परफॉर्म करना है, जो शायद पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे जो भी चीज़ दिखाई गई है, वो सब ग्लोरीफाइड दिखाई गई है, जो रियल लाइफ में नहीं है। वहाँ पे शायद जो फीमेल पार्टनर है, उसमें कोई गलतियाँ है ही नहीं, वो परफेक्ट है।
जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है। तो उस ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ उस इमेज को जो वहाँ पे देखी है, उन सब चीज़ों के साथ में आप फिजिकल रिलेशन या सेक्स बनाने जाओगे, तब ऑलरेडी एक मेंटल प्रेशर के साथ में वहाँ पे एंटर हो रहे हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। उसके बाद एक चीज़ आती है एडिक्शन टू मास्टरबेशन या एडिक्शन टू पॉर्न। अब वो तो यार बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं ये चीज़ों में पढ़ता हूँ ना, तो आता है कि अभी इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उसका एक ही रीज़न है, ईजी अवेलेबिलिटी। ईजीली अवेलेबल है। आप आराम से सेल्फ स्टिमुलेशन कर पाओगे। सेल्फ स्टिमुलेशन किया, एजैक्यूलेशन हुआ, डोपामिन सर्ज हुआ, आपको हैप्पीनेस आ गई, यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है। उसके सामने अगर आपको फीमेल के साथ ये सब चीज़ें करना है, तो इफ़ यू आर अनमैरिड यू हैव टू सर्च फॉर द गर्ल, फिर उसको कन्विंस करना है। कन्विंस करने के बाद खुद भी सेटिस्फाई होना है, उसको भी सेटिस्फाई करना है। तो आप सोचोगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। उसके सामने सेल्फ स्टिमुलेशन, मास्टरबेशन बहुत इजी है। तो लोग ये इजी रास्ता पकड़ के अपने आप को सेटिस्फाई करने के चक्कर में इतना पॉर्न में घुस जाते हैं कि वो फीमेल पार्ट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। उनको वहाँ पे एक ड्यूटी और एक प्रेशर सिस्टम समझ में आता है। अच्छा। तो एक पॉर्न का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। दूसरा, पॉर्न में ऐसा तो है नहीं कि जो भी वो देख रहे हैं उसमें एक ही फीमेल रहने वाली है। फीमेल्स चेंज होती रहेगी। राइट। तो पॉर्न से जो एडिक्टेड है उसका एक फीमेल के साथ में रिलेशन कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने यहाँ तक केसेस देखे हुए हैं कि सेल्फ सिमुलेशन में इन सब चीज़ों में इतना घुसे हुए हैं जो मैरिड जिनकी बीवी है, राइट, पर उसके साथ में भी फिजिकल रिलेशन या सेक्स करने से पहले उनको जो एक्साइटमेंट या अरोजमेंट चाहिए उसके लिए उनको पॉर्न देखना पड़ता है। वो पॉर्न देखेंगे तो ही उनको वो एक एक्साइटमेंट आएगा, उसके बाद में वो अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करेंगे। क्या ही जीवन है यार इनका। तो फिर तो इन सब चीज़ों की वजह से पॉर्न गलत है। अब मैं पॉर्न के अगेंस्ट में नहीं हूँ। हर चीज़ तो बैंड है ना इंडिया में अभी, तो इजीली अवेलेबल है। फिर भी वो तो यार, तो मतलब ये जो इजी अवेलेबल वाली जो चीज़ है उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आना चाहिए। इसको थोड़ा जो इतना सेल्फ अवेयरनेस इज द ओनली थिंग यार। अभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ दारू पड़ी है, पीनी नहीं पीनी आपके ऊपर है। यस। अब वो हम ये नहीं कर सकते कि इसको बंद ही कर दो, इसको फेंक ही दो यहाँ से। तो जब वो करते हैं ना, इट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। हाँ जी। जितना आप स्प्रिंग को दबाओगे उतना वो ज़्यादा हाँ जी। एफर्ट्स डालेंगे कि यार और करते हैं। सो तो बेसिकली वही है कि आप इतना पॉर्न में या इतना मास्टरबेशन में मत घुस जाओ कि आपको उसकी आदत सी पड़ जाए और आपको जिस चीज़ को एक्चुअली एंजॉय करना है उसको आप ना कर पाओ। हाँ, वो नॉर्मल नहीं है। वो नॉर्मल नहीं है। हाँ, पॉर्न इज नॉट नॉर्मल। मैंने ऐसे भी देखा हुआ जो दिन में बोलते हैं हमको 3 से 4 बार मास्टरबेशन करना पड़ता है। दैट इज़ रॉन्ग। हाँ, मतलब वो एक वेरी एबनॉर्मल है। वेरी एबनॉर्मल, वो आप नहीं कर सकते। उसके पास बाकी जीवन में कुछ काम ही नहीं होगा यार। उसका ये भी है ना, जैसे आप बेसिकली मास्टरबेशन क्या है? दैट इज जस्ट इजैक्यूलेशन। उसमें आपको किसी को सेटिस्फाई तो करना नहीं है, और मेल का क्लाइमैक्स तो 10 सेकंड में भी रीच हो जाएगा। दैट इज जस्ट इजैक्यूलेशन। राइट। तो सीधा सर्ज आया, क्लाइमैक्स पे टच हुए, तुम इजैक्यूलेट किया, यू आर आउट। वहाँ पे कोई प्रेशर सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई स्ट्रेस लेवल नहीं है। राइट। इसलिए फिर उस आदत में घुसते जाते हैं, वो विशियस साइकिल में घुस जाते हैं, जो गलत है। तो अभी एक बात बताइए आप कि हाँ जी। अ ट्रू केसेस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शंस वो क्यों होता है? बेसिकली मैंने आज अभी ऐसा बोला आपको कि वहाँ पे आर्टरीज है जिसके अंदर ब्लड जाएगा तो इरेक्शन होगा। वेन्स ब्लॉक हो गई है, इजैक्यूलेशन के बाद वेन्स खुलेगी, वो ब्लड ड्रेन हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ आई विद द एज, जहाँ पे आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ या आर्टरीज का प्रॉब्लम हुआ, तब जाके आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। राइट। और ऐसा भी बोलता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब पेनिस की अगर आर्टरीज ब्लॉक है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में, हार्ट में, वहाँ की भी आर्टरीज हो सकती है ब्लॉक।
चांसेस आर हाई। चांसेस आर हाई। डायबिटीज में होता है, राइट। स्मोकिंग की वजह से प्रॉब्लम होता है, न्यूरोवास्कुलर न्यूरोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के। राइट। तो ये सब 50 या 60s में अगर ये मतलब डिसफंक्शन द होता है, कंडीशंस विच रिस्ट्रिक्ट योर पेरिफेरल ब्लड फ्लो, यस, उससे ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ जी, और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है क्या? मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका, राइट। जो नॉर्मली अपन बोलते हैं वायग्रा, अच्छा, सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ट्रू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लोग यूज़ कैसे करते हैं? यूज तो कहीं भी करते हैं। राइट राइट। बेसिकली उस दवाइयों का रोल ही वही है कि वो ब्लड फ्लो बढ़ाएगा और वो एक टाइटनेस या हार्डनेस पेनिस में देगा। राइट। सिल्डेनाफिल, उसके बाद में टेनेलाफिल, मल्टीपल ड्रग्स आर अवेलेबल व्हिच विल एक्चुअली इंक्रीज द ब्लड फ्लो। वर्क फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। राइट Yes. राइट। तो सर्जिकली इसका कोई ऑप्शन है कि सर्जिकली यू कैन क्लियर द आर्टरीज या फिर क्लियर द ब्लॉकेज एंड? लास्ट में पेनाइल इम्प्लांट होता है। अच्छा, यस, वो क्या होता है? उसमें मतलब बेसिकली साइज बढ़ाने का? नहीं, साइज का नहीं, उसमें बेसिकली इम्प्लांट होता है जो पेनिस के कॉर्पोरा की बॉडीज के अंदर होता है और उसके साथ में एक नीचे एक सिस्टम जैसा होता है जिसको आप दबाओगे तो उसके अंदर प्रॉपर इरेक्शन होगा। दैट इज पेनाइल इम्प्लांट, आर्टिफिशियल इरेक्शन। आर्टिफिशियल इरेक्शन। उसके पहले जैसे अगर दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शन के साथ में आपका इरेक्शन आ सकता है। अगर दवाई और इंजेक्शन दोनों काम नहीं कर रहा तो फिर लास्ट में पेनाइल इम्प्लांट आता है। राइट। यस, तो पेनाइल इम्प्लांट से एक सवाल आया मेरे मन में हाँ जी। कि डज साइज मैटर? नो, तो जो ये हम सुनते हैं देखते हैं पॉन्स में भी ऐसे लोगों जो देखते हैं कि साइज बढ़ाने के सर्जरीज या फिर लिम पेनाइल लेंथनिंग होती है, फैट ग्राफ्टिंग भी होता है उसका गर्थ बढ़ाने के लिए, बट वो बेसिकली ज़रूरत उनको होती है जिनका माइक्रो पीनस होता है या साइज में बहुत छोटा होता है। उन लोगों के लिए लेंथनिंग करवा के आप थोड़ी बहुत जैसे राइट 1/2 इंच या 1 इंच का साइज बढ़ा सकते हो। Right. हाँ, नॉर्मल किसी मेल का पीनस है तो उसको साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। राइट पेशेंट को दो ही चीज समझाना था, साइज मैटर नहीं करता है, टाइम मैटर नहीं करता है। राइट। आपको ऐसा नहीं है कि आपने 15-20 मिनट या 25 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी मतलब प्रॉपर सेक्स किया तो ही ऑर्गेजम होगा और तो ही आपने सेटिस्फाई किया, ऐसा नहीं होता है। टाइम मैटर नहीं करता है, लेंथ मैटर नहीं करती है। राइट अकॉर्डिंग टू बुक्स आप देखोगे तो अगर आपका 1 मिनट से ज़्यादा पेनिट्रेशन हुआ तो दैट्स नॉर्मल। ओके एवरेज इंडियन मेल का मानो शायद 3 से 4 मिनट का होगा, बट एनीथिंग मोर देन 1 मिनट इज इनफ। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेनिट्रेशन को आपको 15 मिनट या 20 मिनट तक ले जाना है ताकि आप आपको 45 मिनट्स पहुंचने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वो। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है वो। अच्छा, हमारे एक मित्र है वो बात कर रहे थे, मिलना पड़ेगा मुझे उनसे। बेसिकली मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि सेक्स होता क्या है, वो एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है। अब उसको जितना एंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ, एक बॉन्डिंग के साथ, एक वार्मथ के साथ, तो उसमें आप दोनों सेटिस्फाई हो पाओगे और दोनों जन खुश रहोगे। राइट बट कई बार क्या होता है कि कई मेल्स को पता ही नहीं है, उनके लिए फिजिकल रिलेशन या सेक्स इज जस्ट इजैकुलेशन, या फिर जस्ट अ टूल टू सेटिस्फाई मेल ईगो। दैट्स इट। उनको कुछ समझ में नहीं आता, बस उनको यही, हाँ सीधा पेनिट्रेशन करो, इजैकुलेट हो गया, मैं खुश, और मैं खुश हूँ तो मेरी वाइफ भी खुश है। ऐसा नहीं होता है। राइट। यस। तो अभी जैसे हम पेनिस की बात कर रहे थे, तो ये जो सर्कमसिजन होता है, यस यस, तो जैसे इन मुस्लिम्स वो रिलीजियसली करना होता है, हाँ जी, बट जिनको रिलीजियसली सर्कमसिजन नहीं हुआ है बचपन में, उनको भी करने की जरूरत पड़ती है। देखो उसमें क्या होता है कि एक एज के बाद में अगर आपकी फोर स्किन के ऊपर या ग्लैंड्स के ऊपर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जो नॉर्मली डायबिटीज के साथ में होता है, अब वो जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से फोर स्किन में क्रैक्स आता है, कट्स पड़ जाता है, तो वो हील होगा, हील होगा तो फाइब्रोसिस होगा,
राइट फाइब्रोसिस होगा तो वो जो इजीली स्किन आगे पीछे जाती है वो नहीं जा पाती है। एक्चुअली ग्लांस ओपन होना चाहिए, स्किन आपका इतना पीछे होना चाहिए, जो ग्लांस मतलब टोपी, राइट पेनिस का जो टोपी का एरिया है वो क्लीन होना चाहिए। आप उसको देख पा रहे हो, उसको क्लीन कर पा रहे हो, दैट इज नॉर्मल। राइट अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है, आपका स्किन पीछे की तरफ जा ही नहीं रहा है, इन दैट कंडीशन सर्कमसिजन इज रिक्वायर्ड। इसके मल्टीपल रीजन है। एक, आपका ग्लांस ओपन नहीं हो पा रहा है, स्किन वहाँ पे पूरा चिपका हुआ है, तो आप नीचे का जो कलेक्शन है, स्मैग्मा बोलते हैं, जो नीचे के सिक्रीजन्स होते हैं, आप क्लीन नहीं कर पाओगे। राइट नहीं क्लीन कर पाओगे, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, राइट आगे जाके अल्सरेशन होगा, वो अल्सरेशन क्रॉनिक बन के हो सकता है कार्सिनोमा में कन्वर्ट भी हो जाए। राइट सेकेंडली, ग्लांस ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप जो फिजिकल एक्टिविटी करोगे इरेक्शन के टाइम पे, दैट विल गिव यू अ पेन। पेनफुल सेक्स हो जाएगा। यस यस। Right, तो इन दो कंडीशन। दूसरा चीज़ ये भी होता है कि ये आप अपना पेनिस का पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो दैट कैन लीड टू अ रिकरेंट इन्फेक्शन इन योर फीमेल पार्टनर। राइट ट्रू हाँ जी। तो बेसिकली इसका सिंपल यही है, स्किन पीछे जाना चाहिए, आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करो, इरेक्शन और सेक्स के दरमियान उस चीज़ से आपको पेन नहीं होना चाहिए, सेक्स शुड बी प्लेजरेबल। वो किसी भी एज में हो सकता है सर्जरी। हाँ राइट तो लेसर ऐसा भी एक मल्टीनेशनल का ऐड देखा था मैंने, तो वो क्या होता है लेसर क्या होता है? मैंने आपको सिंपल अभी बोला कि वो ग्लांस को ओपन करने के लिए फोर स्किन को कट करना है। राइट अब आप सीजर से कट करो, वो आप स्टेपलर से कट करो, ओके आपको लेजर से कट करो, राइट फंडा तो यही है कि आपको स्किन को कट करना है। राइट ठीक है, जो एक्सेस का स्किन है जिससे ग्लांस ओपन नहीं हो पा रहा है उसको कट करना है। तो होता क्या है कि उसमें वो लेजर से उस स्किन को कट करते हैं। लेजर से आप कट करोगे तो उस टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगा। कन्वेंशनल जो सर्कमसीजन होते थे, जो पुराने ज़माने से चले आते थे, जिसमें सीजर से कट करके वहाँ पे स्टिचेस लेते थे, जिसमें बोलते हैं ब्लड लॉस होता है। कितना ब्लड लॉस हो जाएगा? वो भी 500 ml या 100 ml ब्लड लॉस तो होने नहीं वाला। राइट उतना सप्लाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इस मोडालिटी से सर्कमसिजन करवाया तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया है कि आपको ब्लड लॉस आपका कम होगा। ऐसा इतना ब्लड लॉस होता ही नहीं है। शायद आप रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाने जाओगे तो उतना ब्लड वो लोग खींच लेंगे। राइट हाँ, फर्क कहाँ पड़ता है? स्टेपलर एक डिवाइस है, लेजर से आप कट कर रहे हो तो एक यूनिफॉर्म कट मिलता है वहाँ पे। राइट तो कॉस्मेटिकली हो सकता है कि कन्वेंशनल जो सीजर से कट करके स्टिचेस लेते थे उससे कॉस्मेटिकली वहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिले, क्योंकि डिवाइसेस आर ऑब्वियसली राइट अगर कोई सर्जन बहुत अच्छा सर्कमसिजन कन्वेंशनल कर रहा है तो 15 दिन के बाद समझ में नहीं आएगा कि वो कन्वेंशनल हुआ था कि वो स्टेपलर से हुआ था। राइट ठीक है, बट ओवरऑल एस्थेटिक पर्पज से आप ये चूज कर सकते हो, लेसर, स्टेपलर या फिर कन्वेंशनल ऑल आर सेम। ऑल आर सेम। एट द एंड ऑफ 15 days ऑल आर सेम, राइट? डजंट मैटर आपने कौन से तरीके से करवाया, राइट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यूटीआई बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, हाँ जी। बहुत कॉमनली हम सुनते हैं। तो यूटीआई ना हो उसके लिए व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन? सेम जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन में होता है, सेम अगर रिकरेंट यूटीआई हो रहा है तो फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज योर वाटर इनटेक। राइट हाइड्रेशन मेंटेन करो, सिस्टम को फ्लश आउट करो, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग पर्सनल हाइजीन। मेल है तो ग्लांस वाले एरिया को क्लीन करना है, फीमेल है तो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है। जनरली फीमेल में ज़्यादा यूटीआई के केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा जो यूरिन का पाइप होता है वो फीमेल में शॉर्ट होती है, राइट? और शॉर्ट होने के साथ में इज क्लोज टू दी एनल रीजन, रीजन, राइट? तो वहाँ से इन्फेक्शन लग सकता है। और दूसरा होता क्या है, फीमेल में यूटीआई ना हो या पब्लिक टॉयलेट यूज़ ना करना पड़े। जैसे जो वर्किंग वूमन होती है उनको ये होता है कि पब्लिक टॉयलेट में हम यूज़ करेंगे तो हमको इन्फेक्शन होगा, तो इसलिए वो लोग पानी का इंटेक कम कर देते हैं। राइट दैट इज अ कॉज कि उनको रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। मैं नॉर्मली पेशेंट मेल फीमेल दोनों को यही एडवाइस देता हूँ
कि आप यूरिन पास करने के बाद क्लीन कर दो, अपने फिजिकल रिलेशन या सेक्स किया है उसके बाद क्लीन कर दो। फीमेल को और एक मैं एडवाइस देता हूँ कि आप थोड़ा पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग के लिए कीगल्स एक्सरसाइज आती है वो करो। राइट सुबह गर्म पानी में 5 मिनट बैठो तो वो लोकल एरिया क्लीन हो जाएगा। राइट, वेरी ट्रू। उसके साथ में फीमेल में होता क्या है, मेनोपॉज के बाद में हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उसमें एक टर्म होता है वजाइनल ड्राइनेस होती है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी की कई बार ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब चीज़ों से आप रिकरेंट इन्फेक्शन को रोक सकते हो। राइट राइट राइट। अभी एक वैसे तो थोड़ा वो वर्ड जनरली फीमेल के लिए यूज़ होता है, लेकिन आज मोस्टली सारी मेल सेंट्रिक बातें हुई है। हाँ जी। तो मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज फीमेल में होते हैं उसको बोलते हैं मेनोपॉज। उसका एक डिफरेंट एक टर्म आया मेनोपॉज, जिसको एंड्रोपोज भी बोलते हैं। बेसिकली उसको बोलते हैं एडम सिंड्रोम, मतलब इट्स एंड्रोजन डेफिशिएंसी ना एजिंग मेल। एक टाइम के बाद में आपका जो टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीजन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होने की वजह से जैसे फीमेल्स में आता है वजाइनल ड्राइनेस होती है, हॉट फ्लशेस होते हैं, वैसे ही मेल में चिड़चिड़ापन आना, तुम्हारा जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका लेवल कम होना, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव और लॉस ऑफ लिबिडो जो बोलते हैं, फटीग आना, मसल वीकनेस होना, राइट, ये सब चीज़ें होती है। राइट, तो अगेन जैसे फीमेल में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी होती है वैसे मेल में भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरापी हो सकती है राइट, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। राइट। बेसिकली सेक्सुअल ड्राइव, जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा सेक्सुअल ड्राइव कम होता है। जनरल एज क्या होता है इसका? आफ्टर द एज ऑफ 50, आफ्टर 50। मतलब कह सकते हो कि 40 के बाद थोड़ा स्टार्ट होता है, 50 के बाद में वो ज़्यादा हो जाता है। तो आज हमारे जो बायोलॉजी के सर थे वो गलत साबित हो गए। वो ऐसा बोलते थे कि पुरुष सदाबहार ऐसे मतलब हमारा 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी का लेक्चर ही ऐसे स्टार्ट हुआ था। मतलब मतलब ये ज़रूरी नहीं है हर किसी में ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो के उनका सेक्सुअल ड्राइव कम हो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जिस केस में मैंने 75 ईयर ओल्ड अंकल का सर्कमसीजन किया था। उनका पहला क्वेश्चन यही था जो सर्कमसीजन के बाद बहुत सारे पेशेंट पूछते भी हैं, मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी या सेक्स को कब रिज्यूम कर सकता हूँ? एट द एज ऑफ 75। मतलब 75-80 मेल का थोड़ा बहुत फिजिकल रिलेशन का डिज़ायर तो रहता है और वो कभी भी नहीं चाहते कि उनका जो ऑर्गन है उस पर कोई दिक्कत आगे जाके आए। तो नॉर्मली यही होता है कि आप सर्कमसीजन के बाद मतलब बंदूक चलनी चाहिए, गोली कभी भी चलानी पड़ सकती है जैसे। तो राइट राइट राइट, ग्रेट। तो ये इतना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा है आज का कि ये एक्चुअली अब मुझे लग रहा है कि डे बाय डे मैं इतना, मुझे ऐसा था कि आई नो मेडिसिन। शायद जितना मुझे ऑर्थो पता है उतने आपको यूरो पता होगा। नाउ आई कैन से आई नो यूरो वेरी मच, ऐसा करके कि इतना इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। एंड आई मस्ट से कि सबको एक्चुअली ये देख के बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस कंडीशन में फर्स्ट उनको क्या करना है। बस इतना समझ ले उतना बहुत है हमारे लिए। सो द लास्ट सेगमेंट ऑफ द टॉक, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो? हाँ जी। ठीक है, तो अभी जितने भी MBBS में स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, या जनरल सर्जरी कर रहे हैं, तो यूरो सर्जरी या यूरोलॉजी एज अ ब्रांच कैसा है? बहुत ही अच्छी ब्रांच है। जो मैंने बीच में भी एक बार बोला था कि यूरो के लिए ऐसा बोला जाता है कि इट्स अ नॉन एमरजेंसी ब्रांच, जो 100% सही नहीं है, बट हाँ कंपेयर टू अदर सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल ब्रांच हमारे पास इतने एमरजेंसी पेशेंट नहीं होते हैं। जो 2 कंडीशन मैंने बोली, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस और पेनल फ्रैक्चर को छोड़ के, बाकी सारी जो चीज़ें होती है जैसे स्टोन पेन हो गया, यूरिन पास नहीं हो रहा, वो इजीली मैनेजेबल है। राइट। तो थोड़ा काम है, कूल ब्रांच है कंपेयर टू अदर स्पेशलिटी। आप आराम से शॉर्ट
ड्यूरेशन ऑफ सर्जरीज है, छोटी छोटी सर्जरी होती है, हाफ एन आवर 45 मिनट, 1 घंटा लेप्रोस्कोपी करोगे तो मतलब शायद 7-7 8-8 घंटे लंबी इतनी सर्जरी लंबी सर्जरीज नहीं Anyone है। well? हाँ, और जो सबसे मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मैटर करती है, जब मैंने अपना ब्रांच चूज़ किया था तब, कि यूरो का पेशेंट हम लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे ऑर्थो में भी होगा, चल के आएगा, चल के वापस जाएगा यार, ट्रू। ठीक है। हम यूरो में जनरली मोर्टालिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि स्टोन सर्जरी करने के लिए पेशेंट आया, वो चल के आएगा, सर्जरी के बाद वो 2 दिन के बाद चल के वापस जाएगा। राइट। मैं किसी और ब्रांच के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट हमारे पेशेंट को हम जब पोस्ट ऑप में देखते हैं तो वो बहुत खुश होता है, और उनको देख के हमको भी रिस्पेक्ट है। राइट, सो वर्क सैटिस्फैक्शन है। अब कंपेयर करोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। आप अपनी ब्रांच को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए उसमें सर्जरी करने के बाद एक अच्छी सी क्वालिटी फैमिली लाइफ भी उसको स्पेंड कर सकते हैं आप। राइट। तो यूरो बहुत अच्छी ब्रांच है और फिजियोलॉजिकल ब्रांच है। आगे जाके हर किसी को प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आने वाला है विद एज, इनएविटेबल थिंग्स है, तो अच्छे से शांति से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रेट। हाँ जी, बहुत मज़ा आया दुष्यंत भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एक्चुअली। Thank you, इट वाज thank you so ग्रेट much. फन टॉकिंग टू यू एक्चुअली। सेम हियर।